हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हमारा अगला लेक्चर है डिफरेंशियल इक्वेशन का। लास्ट के लेक्चर में हमने वो वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का है बट हायर डिग्री का दिया गया है तो कैसे उसको सॉल्व करोगे। तो उसके अलग अलग थॉट्स होते हैं, है ना, कि हम उसको p एक टर्म सीखे थे, डिवाई बाई डी एक्स को p से सब्सटीट्यूट करते हैं। तो p को p के टर्म में सॉल्व करके सॉल्वेबल, जो मतलब ऐसे इक्वेशंस जो p के टर्म में सॉल्वेबल होता है, क्योंकि पूरा पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखोगे तो तीन ही चीज आपको दिखेगा, एक डिवाई बाई डी एक्स दिखेगा, एक x दिखेगा और एक y दिखेगा। तो उस डिवाई बाई डी एक्स को मैंने एक नया वेरिएबल p रख दिया था, तो पूरा पूरा इक्वेशन आपका p x y के टर्म में बन गया। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देख लिए थे जो इक्वेशंस p के थ्रू सॉल्वेबल हो जाता है, मतलब ऐसे मतलब पॉलिनोमियल टाइप का फीलिंग दे देता है इन टर्म्स ऑफ p, लीनियर बन जाता है इन टर्म्स ऑफ p। अगर p को वेरिएबल ट्रीट करके बाकी सारे को आर्बिट्ररी कांस्टेंट ट्रीट करके अगर अपन p का वैल्यू सॉल्व करना चाहते हैं, देन p को डिवाइड बाई डी एक्स रख के इंटीग्रेट डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके कर देते हैं, तो वो आपका p के थ्रू सॉल्वेबल हो जाता है ना। मतलब p के टर्म्स में p को एक वेरिएबल क्रिएट करके आपने सॉल्व कर दिया, मतलब उस हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को फर्स्ट डिग्री में मल्टीपल फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके देन उन सबको इंडिविजुअली सॉल्व करके फाइनल सॉल्यूशन निकाल दिए। वो एक थॉट आपके पास अवेलेबल है। अभी ऐसे होता है कि बहुत सारे डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ऐसे आ गया जो p के थ्रू सॉल्वेबल नहीं हो रहा है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखिएगा, आप क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स को p लिखेंगे ना, तो p क्यूब है। तो अगर p क्यूब के टर्म में है तब तो ये p के टर्म में अगर आप देखोगे तो ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल टाइप का फीलिंग दे रहा है। तो क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अगर p के टर्म में आता है, या फिर ऐसा क्यूबिक अगर आता है जो इजीली फैक्टराइज, लास्ट क्लास में हमने क्यूबिक का भी एक एग्जांपल किए थे जहां पे यहाँ पे भी p आ रहा था, मतलब p को इजीली कॉमन लेकर के आप टैकल कर रहे थे आराम से। बट एज ये अगर प्योर क्यूबिक आ जाता है, प्योर क्यूबिक पॉलिनोमियल p का टर्म में अगर आ जाता है, तब तो यहाँ से आप p को सॉल्व करके नहीं निकाल पाओगे ना। p एज ए फंक्शन ऑफ x एंड y यहाँ से निकाल पाओगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला है आपके पास? स्टैंडर्ड कोई फॉर्मूला नहीं है, मेथड है कार्टेशियन मेथड, वो अपन जानते हैं, बट स्टैंडर्ड कोई फॉर्मूला नहीं है। तो फॉर्मूला अगर नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, मतलब p के टर्म्स में इसको आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको दूसरा कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। समझो, क्लियर है? तो इसीलिए हम आगे के पार्ट्स अभी देखेंगे कि इस तरीके का प्रॉब्लम्स अगर अराइज हो गया तो अपन क्या एल्गोरिदम्स फॉलो करें। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो वही चीज अपने को देखना है, और जैसे ही हम ये चीज देख लेते हैं धीरे धीरे हमारा टॉपिक भी समाप्त होता जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा आज के लेक्चर में ही अपन चीजों को निपटा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है अभी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर एक्स, ये वाला पार्ट अगर आप समझ गए तो आगे का कहानी जो है सॉल्वेबल फॉर वाई, बस सेम पैटर्न है, बस एक्स के जगह पे वाई आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। थियरी भी सेम होगा, प्रॉब्लम्स का पैटर्न भी सेम होगा। हाँ, कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स लेंगे उस पैटर्न में, बट मुद्दा सेम है, कंसेप्ट पूरा पूरा सेम है। चलिए स्टार्ट करते। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो भी सॉल्व किए थे वो सॉल्वेबल फॉर p था, है ना। p के टर्म्स में पॉलिनोमियल का फीलिंग दे करके आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, लीनियर जो भी आया आप सॉल्व कर लिए। बट जैसे ही p के टर्म में क्यूबिक बन गया आप हाथ ऊपर कर दिए, बोले सर अभी तो p के थ्रू सॉल्वेबल नहीं होगा। तो अभी क्या करेंगे देखते हैं। इफ द गिवन इक्वेशन f ऑफ x, y, p, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ पूरा पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास 3 ही वेरिएबल रहेगा, एक x, एक y और दूसरा डिवाइड बाई डी एक्स, दैट इज जिसको आपने p लिखे थे, इक्वल टू 0 इज सॉल्वेबल फॉर x। मतलब अब की बार क्या है, अब की बार अगर ये p के लिए सॉल्वेबल नहीं है तो क्या पता ये x के लिए सॉल्वेबल हो जाए, और यहाँ पे तो ये y के लिए भी सॉल्वेबल दिख रहा है ना, क्योंकि ये y के टर्म में क्वाड्रेटिक का फीलिंग दे रहा है ना, और x के टर्म में ये लीनियर का फीलिंग दे रहा है। देखो ना, x को अगर वेरिएबल मान के पूरा बाकी सबको अगर कांस्टेंट मान लेते हो तो पूरा इक्वेशन में x तो एक ही जगह पे दिख रहा है ना, क्लियर है? तो ये x के टर्म में एक लीनियर इक्वेशन का फीलिंग दे रहा है, और या फिर y के टर्म में एक क्वाड्रेटिक का फीलिंग दे रहा है। तो अगर ऐसे इक्वेशंस, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशंस आ जाते हैं जो डिवाइड बाई डी एक्स के पावर में तो हायर डिग्री आ रहा है, दैट इज 3, अगर 2 तक तो आता है तब तो अपन p के थ्रू ही सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर डिवाइड बाई डी एक्स के पावर में 1 या फिर 2 आता है, मैक्सिमम डिग्री अगर 2 तक रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तब तो p के थ्रू ही सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ऑब्जर्व करोगे, क्या पता, देखते चलो x के थ्रू सोचते हैं, x के थ्रू सोचते हैं मतलब क्या कि x के पावर हाईएस्ट कितना है। अभी अगर x के पावर यहाँ पे हाईएस्ट 3 होता, मतलब x अगर सिर्फ यहाँ पे 3 आ जाता, तब तो शायद आप x क्यूब को निकालते, देन x इक्वल टू होल टू द पावर 1/3 करके कर लेते। बट मान लीजिए यहाँ पे भी x क्यूब आ गया, यहाँ पे भी एक और x आ गया, तो ये तो x के टर्म में क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, तो वहां से x कैसे सॉल्व करोगे? तब तो ये x के थ्रू भी सॉल्वेबल नहीं होता। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता कि y के टर्म में क्वाड्रेटिक है, तो y के थ्रू इसको सॉल्व करो।
समझ में आ रहा है ना कि y के टर्म में क्वाड्रेटिक है तो y के फॉर्म में ये सॉल्व करो। और अगर आप y के टर्म में भी फेल हो जाता है तब तो क्या करोगे, तब तो आगे अगर कोई पैटर्न है क्लोरीज फॉर्म वगैरह उसमें अगर होना है तो वो होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बट एज आपके सिलेबस में यहाँ तक ही दिया गया है तो ऑब्वियसली आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो pxy किसी ना किसी से तो हो ही जाएगा। क्लियर है क्या? चलो, तो तीनों का जरूरत है, आप ये समझ पा रहे होंगे। क्लियर है क्या? तीनों का जरूरत है। ऐसा आपको कुछ एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल के नहीं देगा कि p के थ्रू सॉल्व करो, x के थ्रू सॉल्व करो। हाँ, बोलने को बोल के दे सकता है, वो अलग बात है, बट जनरली बोल के देने का कोई लॉजिक मेरे को समझ नहीं आता, बोल के देता भी नहीं है। ठीक है, वो तो आपको पकड़ना है कि p के थ्रू जाएगा या x के थ्रू जाएगा या y के थ्रू जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बातों को? क्लियर है क्या? वो आपको समझना है, आपको सवाल को देख करके समझ में आ जाना है। और सवाल को देख के समझ में कैसे आएगा कि p x y तीनों में से किसके थ्रू सॉल्व होगा? अगर dy बाई dx का मैक्सिमम 1 डिग्री या 2 डिग्री तक जा रहा है पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन, तब तो p के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। अगर 3 डिग्री या 4 डिग्री पकड़ लिया देन आप x को जज करोगे कि चलो देखते हैं x के थ्रू अपन इसको सॉल्व कर सकते कि नहीं कर सकते। मतलब कर सकते नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है? सीधा सीधा कि x के टर्म में लीनियर या क्वाड्रेटिक बन रहा है नहीं बन रहा है, पूरा पॉलिनोमियल का फीलिंग दे रहा है नहीं दे रहा है, जहां से मैं इजीली x इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल निकाल सकूं, है ना, y इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल एक्सप्रेस कर पाऊं, देन डिफरेंशिएट करके अकॉर्डिंगली जैसे लास्ट क्लास में किए थे वैसे ही करेंगे। तो मेथड क्या कहता है कि अगर ये x के टर्म में एक्सप्लिसिटली आप एक्सप्रेस कर पाओगे, मतलब क्या कि x को कंप्लीटली फंक्शन ऑफ y और p के टर्म में आप एक्सप्रेस कर पाओगे, देन सबसे पहले आपको वही करना है कि x को y और p के टर्म में आपको एक्सप्रेस कर देना है। ठीक है, देन आप क्या करोगे? देन आप यहां पे डिफरेंशिएट मार दोगे, किसके रिस्पेक्ट में? ऑब्वियसली y के रिस्पेक्ट में करोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पे x के रिस्पेक्ट में करते डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाता ना, कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, आगे जाकर के इधर होने को हो भी सकता है, सॉल्व हो भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट y के रिस्पेक्ट में क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये dx बाई dy आ जाएगा। अगर ये dx बाई dy आ जाएगा तो dy बाई dx तो p होता है, तो dx बाई dy को मैं 1 बाई p लिख सकता हूं, है ना। और इधर कुछ आपके पास y आ जाएगा, p आ जाएगा, और एज ये y के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो dy बाई dy तो 1 ही आएगा, है ना, और बस dp बाई dy एक टर्म बच जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो इस इक्वेशन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के बाद डेफिनेटली आपको यही इक्वेशन मिलेगा, इधर 1 बाई p और इधर फंक्शन ऑफ y p एंड dp बाई dy। dy बाई dy तो 1 ही हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट में घुस ही गया। ठीक है, विच इज अ इक्वेशन इन्वॉल्विंग 2 वेरिएबल्स y एंड p। बेसिकली विच इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन बताना चाहिए था, क्योंकि यहां पे डिफरेंशियल आ चुका है। ठीक है, तो मान लेते चलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किए और उसका सॉल्यूशन जो है वो क्या आया? साई ऑफ y, p, c। c क्या है? एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, है ना, तो वो आएगा। क्लियर है? चलो, तो अभी अपन सोचते हैं अकॉर्डिंगली कि मामला क्या है, देखते हैं। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर है तो एक ही कांस्टेंट आएगा, तो एक ही कांस्टेंट आया, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन आप फर्स्ट ऑर्डर ही सॉल्व कर रहे हो। क्लियर है? अब अपन क्या करेंगे? एलिमिनेटिंग p बिटवीन 1 एंड 3। 1 और 3 के बीच में अपन लोग क्या करेंगे? p को एलिमिनेट कर देते हैं। बोले p को एलिमिनेट करें तो कैसे करें? यहां पे एक इक्वेशन आया और यहां पे फाइनल सॉल्यूशन एक इक्वेशन आया। अभी इन दोनों इक्वेशन में आपको तो फाइनल सॉल्यूशन निकालना है ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन में अगर खुद p प्रेजेंट हुआ तो ये सॉल्यूशन थोड़ी ना रहेगा। किसी की चीज का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन में तो x y और आर्बिट्ररी कांस्टेंट c रहेगा ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। p तो खुद dy बाई dx है, तो सॉल्यूशन में अगर खुद p आ गया तो ये सॉल्व थोड़ी ना हुआ। क्लियर है? तो इसीलिए आप एलिमिनेट करोगे p को। थ्योरेटिकली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट जैसे ही प्रॉब्लम करेंगे एकदम टिप्स पर आ जाएगा। एलिमिनेटिंग p बिटवीन 1 एंड 3 वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ 1 एज g ऑफ x, y, c। जैसे ही p को एलिमिनेट कर देंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो x, y, c के टर्म में आ जाएगा। अच्छा, अभी ध्यान से देखो, यहां से इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हुआ। इफ द एलिमिनेशन ऑफ p बिटवीन 1 एंड 3, है ना, इज नॉट पॉसिबल। मान लो ऐसा कुछ गंदा यहाँ पे p का टर्म आ रहा है सच दैट p को एलिमिनेट करना दोनों इक्वेशन से पॉसिबल नहीं हो रहा है प्रैक्टिकली। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है पॉसिबल, तब हम सॉल्यूशन कैसे आंसर देंगे? तब हम पैरामीट्रिक फॉर्म में सॉल्यूशन देंगे, और वो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या हो जाएगा? x इन टर्म्स ऑफ p एंड c, x एज ए फंक्शन ऑफ p एंड c, है ना, और y एज ए फंक्शन ऑफ p एंड c। क्लियर है क्या? बात समझ में आ रहा है? क्लियर है?
तो यहाँ से अपने पास है ना, यहाँ से x इन टर्म्स ऑफ p और c मतलब ये निकालना अगर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि p अगर एलिमिनेट होता है तभी तो ये आएगा ना हमारे पास, ठीक है। तो अगर इन दोनों को 1 और 3 को सॉल्व करना है, एलिमिनेट करना है, इन दोनों इक्वेशन से 1 और 3 से p को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं होता है, देन अपन क्या करेंगे, यहाँ से x, यहाँ से तो एक इक्वेशन मिल जाएगा y इन टर्म्स ऑफ p एंड c, वो तो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मान लो जो है ना y इन टर्म्स ऑफ p एंड c जो आएगा, और ये इक्वेशन क्या है, x इन टर्म्स ऑफ p एंड c है, तो उस जगह पे जो x इन टर्म्स ऑफ y एंड p है, तो उस जगह पे जो y है वो y को यहाँ से p एंड c के टर्म में पुट कर देंगे, तो ये भी आ जाएगा x इन टर्म्स ऑफ p एंड c, और ये भी आ गया y इन टर्म्स ऑफ p एंड c, ठीक है। तो ये आ गया आपका पूरा पैरामीट्रिक का फीलिंग। तो इस तरीके से अपन आंसर को कमेंट कर देंगे, ठीक है, जहां पे p क्या होगा, आपका पैरामीटर होगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? अच्छा, आगे क्या बोलता है, ये सारे थियरी अपन क्वेश्चन में जब करेंगे ना तो वापस और अच्छे से समझ में आएगा आपको। समटाइम्स इवन 4 इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, कभी कभी क्या पैरामीट्रिक देना भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। इन दैट केस 1 and 3 may be regarded as giving x and y in terms of p, समझ में आया? दैट इज 1 and 3 together are said to be form a solution in parametric form। मान लो ये चीज आपको मिलेगा कब, y is a function of p and c, तो आपको यहां से ही मिल जाएगा, ठीक है, यहां से ही मिल जाएगा, y को इधर रख के p और c को इधर भेज दोगे। मान लो अभी ये y का वैल्यू यहां पे रख के x पूरा p और c के टर्म में एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तो इसके बारे में सोचेंगे। अगर ये भी पॉसिबल नहीं हुआ तो अपन क्या बोलेंगे कि 1 और 3 जो आया वही हो जाएगा मेरा जनरल सॉल्यूशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी एक और कंसेप्ट को ध्यान से देखो, इन सम प्रॉब्लम्स इक्वेशन 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इन सम प्रॉब्लम्स के हर प्रॉब्लम में ऐसे ही आएगा, ये जो इक्वेशन 2 है वो सॉल्व होते होते ऐसे आ जाएगा। एक फंक्शन आएगा जहां पे y और p का फैक्टर रहेगा, है ना, और एक फैक्टर आएगा जहां पे y p और dp by dy आएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे ना, हम तुरंत इस फैक्टर को इग्नोर कर देते, इस फैक्टर को इग्नोर करके हम क्या बोलेंगे कि दिस फैक्टर इक्वल टू 0, और यहां से कंटिन्यू करके हम क्या निकाल देते, p इन टर्म्स ऑफ y निकाल देते, और p इन टर्म्स ऑफ y जो आएगा उसी को हम ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते, तो p पूरा एलिमिनेट होकर के हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाता है। और अगर ये नहीं आता है तो पैरामीट्रिक का रास्ता है, वो तो अलग बात है, ठीक है। बट मुद्दा ये है कि यहाँ पे इस फैक्टर को एलिमिनेट क्यों किया जाता है? इस फैक्टर को एलिमिनेट इसीलिए किया जाता है दोस्त, क्योंकि अगर आप इस फैक्टर इक्वल टू 0 करके सॉल्व करोगे तो p का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ माइनस वाई, है ना, मतलब p का वैल्यू यहाँ से फंक्शन ऑफ y कोमा p इक्वल टू 0 है, तो मान लो ऐसा है y प्लस e टू दी पावर p इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा p इन टर्म्स ऑफ y आप एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो p इन टर्म्स ऑफ y को ले जाकर के अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो ये जो आपके पास इक्वेशन फाइनली आएगा उसी को तो आप सॉल्यूशन बोलोगे, बट उस सॉल्यूशन में आपके पास कोई c तो मिलेगा ही नहीं। अगर कोई c नहीं मिला, और c मिलेगा कैसे, क्योंकि इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, डायरेक्टली आप यहां से इसको सॉल्व करके यहां पे ले जाकर के पुट कर दोगे तो इंटीग्रेशन तो होगा ही नहीं, तो c कहां से आएगा? और अगर c नहीं आया तो क्या ये जनरल सॉल्यूशन होगा? नहीं होगा ना। आपको तो सॉल्व करने बोला है डिफरेंशियल इक्वेशन को, दैट इज जनरल सॉल्यूशन निकालने बोला है। तो अगर आपके पास कोई c नहीं आया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो कैसे ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा? ये तो जनरल सॉल्यूशन हो ही नहीं पाएगा ना। उस वक्त वो क्या हो जाएगा, एक सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आपका सिलेबस में नहीं है, बट इसका कंसेप्ट अब बहुत जरूरी है, ठीक है। उस वक्त ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। आप अगर इस फैक्टर को ओमिट ना करके इसको कंसीडर करके सॉल्यूशन निकाल देते हो, एलिमिनेट करके p को, तो आपके पास सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा जहां पे कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट c नहीं रहेगा। और अगर वो सिंगुलर सॉल्यूशन आपको सॉल्व करने बोला है, जनरल सॉल्यूशन निकालने बोला है, और आप सिंगुलर सॉल्यूशन निकाल के दे रहे हो, ये तो गलत बात है ना। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि फाइंड द सिंगुलर सॉल्यूशन आल्सो, देन आप जरूर इस फैक्टर को कंसीडर करके आगे काम करोगे। बात समझ में आ रहा है? बट अगर आपको क्वेश्चन में सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में कोई बातचीत नहीं किया गया है तो तुरंत आप इसको ओमिट करके जनरल सॉल्यूशन निकाल के दे दोगे, ठीक है। वही चीज लिखा गया है इस पैराग्राफ में। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? अभी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स है इस पूरा थियरी में, है ना। यहाँ पे एक पॉइंट है कि जनरल सॉल्यूशन हम निकालेंगे कैसे। हर एक स्टेप को मैंने डीप में जाके समझाने का प्रयास किया, पता नहीं समझा पाया ही नहीं। अभी आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो और वापस हर एक पॉइंट्स के साथ में रिलेट कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा
कुछ छोटे मोटे जगह है यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाने का, है ना, ताकि एटलीस्ट एक प्रॉब्लम को मैं थियोरी के साथ रिलेट करा पाऊँ, है ना। आगे अगर नहीं होता है तो अपन देखेंगे, ठीक है। आगे अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा उधर से इरेज वगैरह कर देंगे, वो अलग बात है। बाकी पहले तो कुछ एटलीस्ट एक आध दो क्वेश्चन आपको बताता हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते एक आध दो क्वेश्चन, ठीक है। पहला प्रॉब्लम को मैंने जानबूझ के पी के फॉर्म में नहीं रखा ताकि क्वेश्चंस जो है वो आपको इस पैटर्न में भी दिया जा सकता है ना। एकदम दिमाग को खुला रखिएगा, एकदम क्लोज्ड मत कर दीजिएगा दिमाग को, ठीक है, कि इस फॉर्मेट में अगर दिखा क्वेश्चन तो ही आपको चमका, है ना, और अगर इस फॉर्मेट में दे दिया गया तो नहीं चमका, ठीक है। क्लियरली सबसे पहले देख के पकड़ में आना चाहिए कि सर ये तो फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। देन उसको पी लिख करके सॉल्व करोगे जो भी है। तो फर्स्ट पार्ट में चलते चलिए, ठीक है। उधर क्या बोला जा रहा है, वाई स्क्वायर dy अपॉन डी एक्स होल क्यूब प्लस ट्वाइस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स 0, ठीक है। तो बेसिकली देखो, है ना, आप क्लियरली यहाँ से समझ सकते हो एक बात को, है ना। क्या समझ सकते हो आप यहाँ से क्लियरली समझ सकते हो ना दोस्त कि ये तो सर फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री, मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन मेरे सामने आया तो मैं क्या सोचूंगा, सर ये तो फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको पी एक्स वाई से सॉल्व किया जाता है। तो पी से सॉल्व कर सकते हैं क्या सर? इसको तो अपन सबसे पहले पी लिखेंगे। तो क्या ये पी से सॉल्वेबल है? ये पी से सॉल्वेबल है क्या सर? नहीं, पी के पावर में तो 3 आ गया। तो 3 अगर आ गया, अगर सिर्फ 3 होता ये वाला, यहाँ पे अगर पी कुछ नहीं होता देन मैं कोशिश करता एक आध बार, ठीक है। बट एज यहाँ पे भी पी आ गया तब तो ये पूरा पी के टर्म में पॉलिनोमियल का फॉर्मेट आ गया जो सॉल्वेबल नहीं है, मतलब मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा पी यहाँ से, ठीक है। चलो, तो अगर ये सॉल्वेबल नहीं है तो अपन क्या करेंगे, एक्स के बारे में सोचेंगे कि क्यों ना अपन एक्स यहाँ से निकाल देते। तो चलिए निकालिए एक्स। एक्स अगर निकालेंगे यहाँ से कितना आ जाएगा, y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब डिवाइडेड बाई 2x, सॉरी 2p, y माइनस वाई स्क्वायर पी क्यूब डिवाइडेड बाई 2p। तो ये आ जाएगा आपका y अपॉन 2p माइनस यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 2। तो ये x आ गया, सही बात है, ठीक है। तो अपन यहाँ से क्या करेंगे, देखो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले अपन क्या करते हैं यहाँ पे x y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं ना। सबसे पहले लिखा गया डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। तो y के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो यहाँ पे तो क्वोशिएंट रूल लग जाएगा। क्यों? यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लग जाएगा तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन गंदा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ना आप क्वोशिएंट रूल ना लगाने के लिए 2p को उधर ही रखिए, बेहतर यही होगा, 2p को आप उधर ही रखिए, सही है। तो अभी आप लिख दीजिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y वी हैव, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 तो कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, तो p इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इंटू डी पी अपॉन डी वाई। प्रोडक्ट रूल लग गया, y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y तो 1 होगा, और इधर वाई स्क्वायर इंटू 3p स्क्वायर डी पी अपॉन डी वाई माइनस पी क्यूब इंटू ट्वाइस वाई, और डी वाई बाई डी वाई तो 1 ही है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2। अच्छा, डी एक्स बाई डी वाई क्या हो जाएगा, 1 बाई पी हो जाएगा। तो p इंटू 1 बाई पी तो 1 हो जाएगा, प्लस एक्स डी पी बाई डी वाई तो बच गया, और उसको तो बचना ही चाहिए। और यहाँ पे कितना आ रहा है, 3p स्क्वायर वाई स्क्वायर डी पी बाई डी वाई, और यहाँ से आ रहा है माइनस 2p क्यूब वाई। सही बात है, क्लियर है। चलो, तो हम सोचते हैं अकॉर्डिंगली चीज़ों को ओपन करके कि क्या करना है। तो यहाँ पे 2 आ गया प्लस 2x डी पी बाई डी वाई आ गया, है ना। अच्छा, ये ना लिख के एक साथ ही लिख देता हूँ ना, 2 प्लस 2, नया एक लाइन इंक्रीज करके, ऐसी स्पेस नहीं है। चलो, तो ये 2 माइनस 1 तो 1 आ गया है ना, ठीक बात है। तो ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस 2 आ जाएगा, सही बात है, ठीक है, ओके। तो इसको फैक्टराइज करना था, तो फैक्टराइजेशन तो मेरे ख्याल से 1 माइनस पी क्यूब वाई, ओके,
1 माइनस पी क्यूब वाई, यहाँ से फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा शायद, आप खुद ही एक बार देख लो फैक्टराइजेशन कैसे पॉसिबल होगा यहाँ से, क्योंकि 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 क्या होगा, फैक्टराइजेशन तो 2 फैक्टर बनाने थे ना, तो 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 पी क्यूब वाई, और अच्छा यहाँ से 3 आ रहा है ना, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, 3 आ रहा है, तो 3 में से तो कोई फैक्टर कॉमन निकलेगा भी नहीं यार। 1 प्लस 2, यहाँ पे अगर 4 होता कहीं ना कहीं देन अपन एक बार सोच सकते थे, बट कहानी में तो 3 ही है, तो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन तो हो नहीं रहा है, सोचना पड़ेगा फैक्टराइजेशन, क्यों। अपन क्या कर सकते हैं, देखो सबको अगर एक साइड लेकर के चले जाते हैं तो ये 1 प्लस 2x डी पी अपॉन डी वाई है ना, और प्लस 3p स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी पी अपॉन डी वाई, और प्लस 2p क्यूब वाई इक्वल टू 0। सही बात है क्या। चलिए तो क्या हम यहाँ से कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ से कुछ किया जा सकता है क्या। इन दोनों से अगर अपन कॉमन ले लेते, नहीं होगा, कोई चांस नहीं है दोस्त, कोई चांस नहीं लग रहा है, यहाँ से तो कोई खास चांस नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर डी पी अपॉन डी वाई अपन कॉमन ले भी लेते ना तो भी क्या करोगे, देखो यहाँ से पी स्क्वेयर वाई अगर कॉमन चला भी जाता है नहीं आएगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ ना, वाई स्क्वेयर पी क्यू प्लस 2x पी माइनस वाई बराबर 0, 2px को अपन ने लिख दिया वाई माइनस वाई स्क्वेयर पी क्यूब, तो ये आ गया 2p dx बाई डी वाई प्लस एक्स डी पी बाई डी वाई, 1 माइनस, ये तो सही है यार, एक बार सवाल चेक करने दो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो फैक्टर्स बन रहे हैं हमारे पास हाफ पी स्क्वायर टाइप का बन रहा है, हाफ पी स्क्वायर, इनसे फैक्टराइज करना तो एक चैलेंज हो जाएगा। हाफ पी स्क्वायर पी प्लस वाई डी पी बाई डी वाई, पी प्लस वाई डी पी बाई डी वाई, यहाँ से अगर 2p स्क्वायर वाई कॉमन भी चला जाता है, p बचेगा ना, p बचेगा, p प्लस वाई डी पी बाई डी वाई, अच्छा, और यहाँ से अगर एक फैक्टर लेकर के आ जाते हैं, अच्छा p प्लस वाई डी पी बाई डी वाई, इसको तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा यार। p प्लस वाई डी पी बाई डी वाई का फैक्टर यहाँ पे तो बना सकते हैं यार, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 अगर लिख देंगे तो ये तो क्रिएट हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट जो टर्म बचेगा यहाँ पे, जो टर्म बचेगा वो क्या बचेगा, उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसको अगर 2 पार्ट में मैं ब्रेक कर देता हूँ, दैट इज़ एक हो गया आपका मान लीजिए पी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी पी अपॉन डी वाई, और दूसरा हो गया मान लीजिए 2p स्क्वेयर वाई स्क्वेयर डी पी अपॉन डी वाई, तो यहाँ से तो इजीली ये कॉमन आ जाएगा, 2p स्क्वेयर वाई आ जाएगा, और यहाँ पे वाई डी पी बाई डी वाई, और यहाँ पे p आ जाएगा, सही है। बट इस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ अगर यहाँ पे वाई डी पी बाई डी वाई, तो p स्क्वेयर वाई चाहिए कहीं ना कहीं पे, तो और p स्क्वेयर वाई तो कहीं पे मिल भी नहीं रहा है, और p स्क्वेयर वाई कहाँ से मिलेगा, यही तो सवाल है, और p स्क्वेयर वाई कहाँ से मिलेगा अपने को, सही है, यही परेशानी है कि बोला और p स्क्वेयर वाई तो मिल भी नहीं रहा है। x को एलिमिनेट कर सकते हैं, जो हमारे पास फैक्टर आएगा उसमें तो y का x का तो कोई खास काम नहीं है, तो x को अपन अगर एलिमिनेट कर भी देते हैं, x को यहाँ पे एलिमिनेट करना चाहिए था हमको, x एलिमिनेट नहीं हुआ ना, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके का प्रॉब्लम्स आ रहा है, ठीक है।
तो और कुछ कर नहीं सकते हो, x को एलिमिनेट करो पहले, जो किए थे शायद पहले वही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे x को एलिमिनेट कर भी देता हूँ यहाँ से बैठा करके, तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा यार, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए, तो x के टर्म में वो निकाल के मैं सोचा था इजीली हो जाएगा, नहीं हो पाया। चलिए देखते हैं, x के टर्म में इसको एलिमिनेट, अब x के टर्म में एक्सप्रेस करो, उसको कंप्लीटली एक्सप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं करूँगा तो x वाला टर्म बच जाएगा, और अगर x वाला टर्म बच गया तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। x तो हटना चाहिए ना पूरा पूरा, y और dp/dy का टर्म चाहिए आपको। डिफरेंशिएट करने के बाद आपको क्या चाहिए था, 1/p इज इक्वल टू इस टाइप में चाहिए था। तो और कोई रास्ता नहीं है आपके पास, करना तो पड़ेगा। y/2p क्वेश्चन रूल लगाना है तो लगाना तो पड़ेगा। तो y² p² डिवाइडेड बाई 2, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा, 1/p आ जाएगा। dx/dy होगा ना, उसको 1/p लिख दिया, तो y के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देते हो तो ये हो जाएगा आपका, मान लीजिए हाफ बाहर आ गया, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, p², p इंटू वाई का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो y का y ही 1 ही होगा, माइनस y इंटू dp/dy, माइनस हाफ अगेन बाहर आ गया, हाफ को नहीं तो पूरा पूरा ही बाहर निकाल देते, और यहाँ से कितना आ जाएगा, y² इंटू 2p dp/dy, माइनस कितना होगा यहाँ पे, p² इंटू 2y, ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपके पास चीज़ें आ रहा है वो कितना आ रहा है, p से p² कैंसिल होके यहाँ पे 1/2p आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा, y/2p² dp/dy, सही है, माइनस 2py², और ये हाफ बाहर है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये dp/dy बचेगा, और माइनस 2p² y 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये yp² आ जाएगा। सही बात है, क्लियर है। चलिए दोस्त, तो अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, अभी अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो ये 1/p है ना, सबको उधर भेज देते हैं, y/p² dp/dy प्लस py² dp/dy प्लस yp² माइनस 1/p इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कुछ कॉमन लेने के बारे में सोच रहा हूँ तो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से ज़्यादा कॉमन, अच्छा पहले तो एलसीएम ले लेते 2p² से, तो काम थोड़ा आसान हो जाए ना क्या। तो y dp/dy प्लस 2p² से अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये 2p³ y² dp/dy आ जाएगा, और प्लस 2yp³ आ जाएगा, और माइनस 2p इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, सही है। तो यहाँ से अगर, अच्छा यहाँ पे माइनस आ गया वापस, सत्यानाश पूरा यहाँ से माइनस आ गया वापस, फैक्टराइज कैसे होगा, ये देखो ना, यहाँ माइनस आ गया वापस, ये तो क्वेश्चन रूल में 1 + 3 माइनस 1/p और माइनस 1/2p, अच्छा ये तो मैंने गलत लिखा है, 1/p माइनस 1/2p, ये तो प्लस में ही आएगा, सही है। तो यहाँ से क्या हो गया दोस्त, y dp/dy को अपन कॉमन ले सकते हैं इजीली, तो अंदर कितना आ जाएगा, 1 + y dp/dy अगर कॉमन चला गया तो यहाँ पे आ जाएगा 2yp², और अच्छा फिर यहाँ से अगर, यहाँ पे अगर 2 नहीं मिला तो प्रॉब्लमेटिक सीन है यार बहुत ज़्यादा। ये हाफ 2 जन के साथ आया, 1 जन के साथ रहा, 1 जन के साथ नहीं रहता है, तो गड़बड़ वाला सिचुएशन है बहुत, ठीक है ना। दो जन के साथ तो हाफ को रहना चाहिए था, हाँ ये 1/p माइनस 1/2p, ये कितना हो जाएगा,
हाँ एग्जैक्टली 1/2p आएगा। तो अगर ये 1/2p आएगा तो यहाँ पे p हो जाएगा। तो अगर p कॉमन चला जाएगा तो 2yp² + 1 आ जाएगा। सही है, सिली मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है यार। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2yp² और अंदर आ जाएगा y dp/dy + p = 0। तो ये आपके पास बन गया एग्जैक्ट फॉर्मेट। ये आपके पास बन गया दोस्त एग्जैक्ट फॉर्मेट। क्यों? ये आपके पास बन गया एग्जैक्ट फॉर्मेट। सही है। अभी देखो ये जो हम लोग बात कर रहे थे phi1 y इज ए फंक्शन ऑफ, मतलब phi इज ए फंक्शन ऑफ y एंड p। तो एक फंक्शन देखो आ रहा है y और p का, ठीक है, और दूसरा फंक्शन जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है y p और dp/dy का। तो हम क्या लिखेंगे अभी, हम क्या पता चला हमें कि हमें इस फैक्टर को इग्नोर करना है, क्योंकि अगर इसको इग्नोर नहीं करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट फैक्टर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, 2 दे दो, और ओरिजिनल वाले को इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, नेग्लेक्टिंग द फर्स्ट फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, ऊपर कर रहा हूँ, फर्स्ट फैक्टर को इग्नोर करने के बाद हमारे पास क्या बच रहा है, y dp/dy + p = 0। तो यहाँ से इंटीग्रेट करो, y/p आ जाएगा -(dy/y) के इक्वल। सही है, क्लियर है दोस्त? चलो, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स आंसर क्या आ जाएगा, log p = -log y। और अगर दोनों log में आ गया तो कांस्टेंट को भी क्यों ना अपन log में लिख देते, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ये log m - n, log m - log n, log m/n आ गया। तो यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा c/y। ठीक है, तो p को एलिमिनेट करना है ना, तो ये आ गया इक्वेशन 3। ये देख इक्वेशन 3 क्या था, ypc = 0। ये देख pyc के टर्म में आ गया एक इक्वेशन। अभी इस 3 को और 1 को आप एलिमिनेट कर दो। कैसे करोगे, p का वैल्यू ले जा करके उधर पुट कर दो। नाउ फ्रॉम 1 and 3 वी हैव, फ्रॉम 1 and 3 वी हैव कितना आ जाएगा, y² × p³ कितना आ जाएगा, c³/y³ + 2x × p का वैल्यू आ जाएगा c/y - y = 0। इसको सॉल्व कर देना, लिख देना विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन of the given differential equation। ठीक है, स्पेस नहीं है मेरे को इसीलिए सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन से मैं कर लूँगा, क्योंकि मैं इरेज कर दूँगा अभी आपको थियरी को एक्सप्लेन करके। ये आ रहा है नहीं आ रहा है वो मैं एक बार देख लेता हूँ। मुश्किल से आ रहा है, क्यों, बहुत ही मुश्किल से आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, चिंता की बात नहीं, पढ़ते रहते ऐसे ही चीज़ें आ जाएगा। क्लियर? तो अभी आप समझ गए होंगे कि अपन इस चीज़ को इग्नोर क्यों किया, क्योंकि देखो अगर मैं इस फैक्टर को इग्नोर नहीं करता तो यहाँ से क्या आता हमारे पास, यहाँ से क्या आता, p² का वैल्यू -1/2y आता। दिस इक्वल टू 0 अगर करते तो p² का वैल्यू -1/2 आता। ठीक है ना, तो p का वैल्यू हो जाता -1/√2y। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स भी आ जाता, तो उसको अपन यहाँ पे डाल देते है ना। तो यहाँ पे अगर डाल के हम सॉल्यूशन निकालते तो उस जगह पे कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, जो कि एक सिंगुलर सॉल्यूशन है। तो अगर क्वेश्चन में सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में बातचीत किया है, देन आप इस फैक्टर को 0 करोगे, है ना। मतलब यहाँ से आप लिखोगे देयरफॉर दिस इक्वल टू 0 और दैट इक्वल टू 0। तो इससे जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, इससे सिंगुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, बट अगर सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में कुछ बोला नहीं क्वेश्चन में, सिर्फ सॉल्व करने बोला है, तो आप इसको नेग्लेक्ट करके लिख दोगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से चीज़ों को आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है ना, इस इक्वेशन का मतलब क्या है। दोनों इक्वेशन से ही जो 1 और 3 से p को एलिमिनेट कैसे किया, मतलब यहाँ से p निकाल के इधर पुट कर देना है। ठीक है ना, तो यहाँ तक पूरा कहानी आपका समझ में आ गया होगा। अभी अगर ये सॉल्वेबल नहीं होता है, मतलब एलिमिनेशन ऑफ p इज नॉट पॉसिबल अगर नहीं होता है, देन अपन क्या करेंगे, है ना। और ये नोट वाला कहानी भी पूरा एक्सप्लेन हो गया होगा, सिंगुलर सॉल्यूशन वाला। ठीक है, तो अभी बस एक्सप्लेन करने को ये पोर्शन बाकी है कि अगर p को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है तो अपन पैरामीट्रिक फॉर्म में कैसे आंसर देंगे।
ऑब्वियसली अगर P को मान लो यहाँ पे एक गंदा इक्वेशन आ जाता है ना, जो इस इक्वेशन के साथ सॉल्वेबल शायद नहीं होता, मान लो सॉल्वेबल नहीं हो रहा है, मतलब P यहाँ पे मान लो log P इज इक्वल टू वाई आ गया, या फिर कुछ भी ऐसे अनफ शनफ चीज़ें आ गया जहाँ से इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से P को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, मान लीजिए इस जगह पे एक सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं, है ना, एक इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ से, मान लीजिए जहाँ से सॉल्यूशन इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। मान लीजिए log P, है ना, log P प्लस P इज इक्वल टू C बाई वाई, ऐसा अगर मान लीजिए आपके पास आ जाता, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, है ना, अभी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से P को एलिमिनेट करना तो बस की बात नहीं है, ठीक है, ये तो किसी का भी बस की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से P कैसे निकालोगे आप, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, दो अलग अलग प्रकार के फंक्शंस इन्वॉल्व हो गया। तो उस वक्त अपन क्या करेंगे, उस वक्त अपन यहाँ से y निकालेंगे, तो y कितना आ जाएगा, c डिवाइडेड बाई p प्लस log p, क्योंकि आपको बोला गया है ना y इज ए फंक्शन ऑफ p एंड c, ये देखो y इज ए फंक्शन ऑफ p एंड c, तो ये एक आ गया, और इस y को आप ले जा करके उधर पुट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से x आया था ना, x यहाँ पे आप y डाल दोगे ये वाला, ठीक है। तो c बाई पी प्लस log p इंटू 2p, ठीक है, और माइनस यहाँ पे भी आप y का वैल्यू डाल दोगे अकॉर्डिंगली, तो ये भी आ जाएगा x एज ए फंक्शन ऑफ c एंड p, और ये आ जाएगा y एज ए फंक्शन ऑफ c एंड p, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों मिलके आपका पैरामीट्रिक सॉल्यूशन बन जाएगा तब, जहां पे p एक पैरामीटर रहेगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। और अगर ये ऐसा हो जाता है कि भाई इस y का वैल्यू यहाँ से तो अपन ने निकाल दिया, बट इस जगह पे y इतना गंदगी की फॉर्मेट में आ रहा है, जैसे मान लीजिए इस जगह पे y आ गया, इतना गंदा y आ गया, ताकि मतलब मान लीजिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है, ताकि मतलब x इन टर्म्स ऑफ y, x हमें क्या निकालना है, ये तो बहुत इजीली हमने निकाल दिया यहाँ से, है ना, बट यहाँ पे x एज ए फंक्शन ऑफ, ये क्या है, x एज ए फंक्शन ऑफ y एंड p है, x एज ए फंक्शन ऑफ y एंड p है ना, बट हमें निकालना है x एज ए फंक्शन ऑफ p एंड c। तो x एज ए फंक्शन ऑफ p एंड c अगर यहाँ से निकालना है तो y को इन टर्म्स ऑफ p एंड c पुट करना पड़ेगा। तो y को इन टर्म्स ऑफ p एंड c अगर आप पुट नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पे y कुछ गंदा मिक्सचर दिया हुआ है इम्प्लिसिट टाइप का, ठीक है, तो यहां से भी आप ये x एज ए फंक्शन ऑफ p एंड c नहीं निकाल पाओगे, तब आप क्या बोलोगे, तब आप बोलोगे कि ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन मिलके जो चीज आएगा वही पैरामीट्रिक सॉल्यूशन है, क्लियर है क्या, क्योंकि और मेरे पास सिंप्लीफाई करने को कुछ है नहीं, ठीक है, यहां तक ही छोड़ना पड़ेगा, समझ लो मेरी बात, क्लियर है क्या। तो बस अभी मेरे को लगता है कि मैंने आपको थियरी को बहुत डिटेल में अच्छे से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अभी मेरे मीनिंग क्वेश्चंस कर दूंगा तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ अगले पोर्शन में मैं ये थियरी नहीं लिखाने वाला हूँ आपको, क्लियर है, क्योंकि सेम टू सेम एज इट इज थियरी है, बस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर x के जगह पे y आ जाएगा, और यहाँ पे जितने भी जगह पे हम x का बातचीत किए उन सारे x की जगह पे आप y कर दो, y की जगह पे x कर दो, काम हो जाएगा। पूरा एज इट इज सेम थियरी है। एक लैग्रेंजेस इक्वेशन का नोट नंबर 2 बताऊंगा, बाकी पूरा सेम कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट जो अभी x के लिए कर रहे थे, अगले वाले प्रोफाइल में उसी चीज को आपको y के लिए करना है, क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि हमें जगह चाहिए, आप पॉज करके अच्छे से डिटेल में थियरी को एक्सप्लेन करके लिख करके रख दीजिए, ठीक है दोस्त। चलो आगे बातचीत करते हैं, गद्दा हो गया, आगे बातचीत करते हैं। काम चला लीजिएगा किसी भी तरीके से। वाइट बोर्ड वगैरह, सॉरी वाइट बोर्ड तो है हमारे पास, स्मार्ट बोर्ड वगैरह है नहीं, क्या करोगे, आजकल स्मार्ट बोर्ड वगैरह का ज़माना है, बच्चों लोग को उसके बिना पसंद नहीं आता है, बट मेरे पास उतना पैसा वैसा है नहीं यार कि मैं स्मार्ट बोर्ड वगैरह खरीदूँ, या फिर मेरा सैलरी भी उतना नहीं, क्लियर है। तो आप लोग वीडियो थोड़ा शेयर वगैरह करो यार अच्छे से, है ना, ताकि मैं स्मार्ट बोर्ड तक पहुंच पाऊँ, है ना, खरीद पाऊँ। चलिए तो ए पोर्शन हो गया, बी वाला ऑप्शन में बताता हूँ, ठीक है। पढ़ने का जुनून अगर है और पढ़ाने का अगर इंटरेस्ट है तो स्मार्ट बोर्ड और वाइट बोर्ड कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, ब्लैक बोर्ड हो या फिर पेड़ के नीचे बैठ के हो, कहानी मस्त तरीके से चलता जाएगा। और सब्जेक्ट गणित है, विजुअलाइजेशन का कोई जगह नहीं है, सारा जो भी चीज़ होता है एब्स्ट्रैक्ट दुनिया में दिमाग से होता है, सारी चीज़ कनेक्शन, ठीक है। बोला ये दिखाएंगे, ये विजुअलाइजेशन कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, कुछ नहीं, सब मोह माया, सब मोह माया, शो ऑफ, सब कुछ यहाँ से कनेक्ट होता है। बोले सर ये इसीलिए बोल रहे हो कि आपके पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं, हकीकत में ऐसा। अगर स्मार्ट बोर्ड भी होता तो क्या होता, उधर ही लिखता रहता, और क्या, थोड़ा सा मजा आता, गंदगी नहीं होता,
है ना गंदगी नहीं होता, थोड़ा सा मज़ा होता, आराम से थोड़ा सा हो जाता, ठीक है। बट कहानी तो है ना, इतना कुछ लिखना नहीं पड़ता, वही लिखना कोई दूसरे इंसान मेरे को पीपीटी बना के देता, अपन पढ़ा देते, बट फीलिंग जो है वो उतना सही है ना। ऐसा नहीं कि स्मार्ट बोर्ड आ जाएगा तो बढ़िया समझ में आना शुरू हो जाएगा आपको, नहीं, वो ये इंसान नहीं कनेक्ट करेगा, जो भी यहाँ पे रहेगा वही कनेक्ट करना पड़ेगा उसको। बी वाले पार्ट में चलते हैं यार, पी क्यूब। तो याद रहेगा यार, याद रखिएगा एक चीज़ है ना, याद रखना कि हमें सबसे पहला जो जॉब दिया गया है वही हमें करना है। देखिए ना यहाँ पे x इन टर्म्स ऑफ y पूरा एक्सप्रेस करने के बाद जब हमने डिफरेंशिएट किए तो हो गए, बट पहले जब छोटा करने का सोच रहे थे कि एक साथ एलसीएम लेकर के कर देते तो लफड़ा हो गया था, फैक्टराइज नहीं हो रहा था, बाद में जाके देखे ना प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। तो जैसा आपको एल्गोरिदम बताया गया है वैसे ही कीजिए, आराम से चीज़ें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते, पी क्यूब माइनस 4xyp प्लस 8y स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। सही, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा यार। मैं आंसर बता देता हूँ सारे क्वेश्चंस का, क्योंकि आंसर के बिना बड़ा तकलीफ हो जाता है आप लोगों को, ठीक है। तो आंसर इज या वाज, हाँ आंसर है c इंटू सी माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू वाई। इसका आंसर है c इंटू सी माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से पूरा आपसे हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का एज इट इज़, पूरा सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन जो है, क्या मैं ये बताऊं या होमवर्क में दे दूं, यही देख रहा हूं, ठीक है। ऐसे बताने वाला तो कुछ खास है नहीं, क्लियर है क्या, बताने वाला तो खास कुछ है नहीं, ये भी होमवर्क में दे सकते हैं इसीलिए, ठीक है। आंसर बता देता हूँ बस, ए सी स्क्वायर प्लस 2x माइनस बी इंटू सी माइनस वाई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स सी माइनस बी, क्यों ए सी स्क्वायर प्लस 2, क्या बात कर रहे हो, हाँ सर, ए सी स्क्वायर प्लस 2x माइनस बी इंटू सी, 2x माइनस बी इंटू सी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, 2x माइनस बी इंटू सी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, 2x माइनस बी इंटू सी माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, क्लियर, यही है आपका आंसर, ठीक है। तो ये दोनों मैं मेरे ख्याल से आपको होमवर्क देता हूँ, इजीली आप कर लोगे, उसमें ज़्यादा कोई डिफ़िकल्टी आएगा भी नहीं, इजी है, कर देता हूँ। मैं अगला वाला करता हूँ, आगे की चीज़ें थोड़ा बहुत मैं करना स्टार्ट करता हूँ। सारे क्वेश्चन करना थोड़ी ना पॉसिबल है, आप खुद ही समझो, ठीक है। मटेरियल जितने क्वेश्चन है सारे के सारे ही मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वाई स्क्वेयर लॉग वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स वाई प्लस पी स्क्वेयर, पी एक्स वाई प्लस पी स्क्वेयर, पी एक्स वाई प्लस पी स्क्वेयर, सही बात है। चलो, तो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला जॉब क्या है ना, p का पावर 2 है, हाँ p के क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा वही x से अभी कर रहा हूँ ना, तो x से ही कर लो, p से करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा बोलो, वाई स्क्वेयर लॉग वाई माइनस पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई पी वाई, तो ये आ जाएगा y लॉग वाई अपॉन p और माइनस p अपॉन वाई, और यहाँ पे आ जाएगा x, सही बात है, क्लियर है। चलो, तो डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी y, क्या आ जाएगा dx बाई dy, जिसको अपन 1 अपॉन p लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो, p स्क्वेयर p इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, कितना आएगा, यहाँ पे वापस प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, y इंटू 1 बाई वाई प्लस लॉग वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इज 1, क्यों सर, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, माइनस y लॉग वाई इंटू p का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा, dp अपॉन dy, माइनस यहाँ पे अगर अपन बात करेंगे तो ये कितना होगा, y स्क्वेयर y इंटू डी पी अपॉन डी वाई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस p इंटू डी वाई बाई डी वाई, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सही बात। चलिए, तो p बाई पी स्क्वेयर 1 बाई पी प्लस p लॉग y बाई पी स्क्वेयर, दैट इज लॉग y बाई पी, माइनस
ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, y log y अपॉन पी स्क्वेयर इंटू डी पी बाई डी वाई। यहाँ पर आ जाएगा y बाई वाई, 1/y डी पी बाई डी वाई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस p बाई वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे है 1/p। तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है डी पी बाई डी वाई, नहीं, यहाँ से डी पी बाई डी वाई कॉमन जा रहा है, और y log y बाई पी स्क्वेयर। अच्छा क्यों ना अपन, अच्छा पहले इसको इधर लेकर के आ जाते चलो। तो y log y अपॉन पी स्क्वेयर, एलसीएम ले लोगे क्या? एलसीएम ना लेके भी मैं कॉमन ले सकता हूँ, ऐसा कुछ खास दिक्कत वाली बात ही नहीं है। प्लस 1/y डी पी बाई डी वाई माइनस log y अपॉन p और माइनस p अपॉन वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। तो एक काम करते हैं यहाँ से डी पी बाई डी वाई पूरा ही निकाल देते कॉमन। क्यों? डी पी बाई डी वाई पूरा निकाल देते, वो तो निकलेगा ही, और 1/y अगर निकलता है पूरा। अच्छा तो एलसीएम ले लो, नहीं तो मैं तो सोच लूँगा बट आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो एलसीएम ले लो, थोड़ा सा बेहतर है। पी स्क्वेयर वाई, इन दोनों का एलसीएम पी स्क्वेयर वाई हो जाएगा, और यहाँ पे पी वाई स्क्वेयर है, तो पी स्क्वेयर और पी वाई स्क्वेयर का कितना हो जाएगा आंसर? ए स्क्वेयर बी और ए बी स्क्वेयर का कितना आ जाएगा एलसीएम? बोलो। ऑब्वियसली क्या होगा, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर होगा, दैट इज़ पी स्क्वेयर वाई स्क्वेयर होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, वाई क्यूब लॉग वाई डी पी बाई डी वाई। वाई अगर यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वेयर वाई डी पी बाई डी वाई, सही है। माइनस इधर कितना आ जाएगा, पी से अगर इसको डिवाइड मारेंगे तो पी वाई स्क्वेयर बचेगा, तो पी वाई स्क्वेयर लॉग वाई, और यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वेयर से अगर डिवाइड करेंगे तो माइनस पी क्यूब इक्वल्स टू 0। सही बात है। तो जैसे मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से तो क्या आ जाएगा दोस्त, देखो जैसे मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से तो ये आ जाना है, ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से डी पी बाई डी वाई पी स्क्वेयर वाई इंटू डी पी बाई डी वाई कॉमन ले लीजिए। वाई इंटू डी पी बाई डी वाई कॉमन लेने से ही यहाँ पे क्या बच रहा है, वाई स्क्वेयर लॉग वाई प्लस पी स्क्वेयर, सही, प्लस पी स्क्वेयर, और माइनस यहाँ से कॉमन चला जाएगा p, तो वाई स्क्वेयर लॉग वाई बचेगा और प्लस पी स्क्वेयर आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये जो फैक्टर बनेगा ये क्या आ जाएगा, वाई डी पी बाई डी वाई माइनस 1 इंटू माइनस p बच रहा है ना, और ये वाला फैक्टर आ जाएगा वाई स्क्वेयर लॉग वाई प्लस पी स्क्वेयर इक्वल टू 0। तो इसको तो आप नेग्लेक्ट कर दोगे क्योंकि यहाँ पे तो डी पी बाई डी वाई है नहीं। जिस फैक्टर में डी पी बाई डी वाई, फर्स्ट फैक्टर का मतलब ये नहीं कि जो पहला लिखा गया, फर्स्ट फैक्टर का मतलब है जिस फैक्टर में डी पी बाई डी वाई एब्सेंट है ना, क्योंकि अगर डी पी बाई डी वाई है तभी तो आप इंटीग्रेट करोगे ना सॉल्व करने के लिए, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा, और अगर नहीं आया तब तो सिंगुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब ये वाला आपको सिंगुलर सॉल्यूशन देगा। तो ऐसे इसको आप इग्नोर करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास डी पी बाई डी वाई इज इक्वल टू पी बाई वाई, ठीक है। तो वही चीज़ आएगा लॉग पी इज इक्वल टू लॉग वाई, है ना, और प्लस बाजू वाला लॉग सी लगा दीजिएगा, तो p का वैल्यू सी वाई आ जाएगा, पहले सी बाई वाई आया था अभी सी वाई आ जाएगा, तो यही p का वैल्यू आप यहाँ पे लिख दीजिए, आपके पास जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल है, देखो एकदम सिंपल है। अगर कहानी आपको पकड़ में आ गया, चीज़ें समझ में आ गया, तो खास कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है ही नहीं। मैं क्या ही करके दूँ, सारे सवाल सेम पैटर्न में एक ही प्लेटफॉर्म में सॉल्व हो जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात किसी भी क्वेश्चन में नहीं आने वाला है। क्लियर है? तो चलिए दोस्त, अभी आगे के केसेस में हम चलते हैं। एक आध प्रॉब्लम और करा दूंगा, बाकी होमवर्क दे दूंगा मेरे ख्याल से। मैं देख रहा हूँ कौन सा कराऊँ और कौन सा होमवर्क दूँ। एक आध मिनट रुक जाइए। हाँ, यहाँ से एक आध दो तो कराना पड़ेगा, एक या दो करा देता हूँ, बाकी होमवर्क देता हूँ। कर लोगे आप मेरे ख्याल से, खास कोई दिक्कत वाली बात होना नहीं चाहिए। क्यों दोस्त? चलो, तो ई और एच मैं करा देता हूँ, दोनों अच्छा क्वेश्चन है, और ये दोनों होमवर्क दे देता हूँ। तो पूरा हिसाब बराबर 8 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन होमवर्क, 4 क्वेश्चन सर ने किया।
जो अच्छे क्वेश्चन चारों के चारों है, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, तो सर ने कर दिया, और रिमेनिंग जो 4 क्वेश्चन बचता है वो आपका जिम्मेदारी था जो आप पूरा करोगे घर पे। ठीक है, चलो हम देखते हैं पार्ट ई को कि उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। प्रोसेस तो सेम है, बस खास कुछ चीज़ें मिल सकता है आपको जब आप इंटीग्रेशन वगैरह कर रहे होंगे, है ना। सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, जब तक देखेंगे नहीं मालूम नहीं पड़ेगा। पी क्यूब माइनस पी इंटू वाई प्लस 3 प्लस एक्स बराबर 0, पी इंटू वाई प्लस 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो यहाँ से क्या आएगा, p इंटू वाई प्लस 3 माइनस पी क्यूब, सही है, p इंटू वाई प्लस 3 माइनस पी क्यूब, ये आएगा। तो ऑब्वियसली आप डिफ्रेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, क्या आएगा, dx बाई डी वाई दैट इज़ 1 बाई पी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू y अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो p इंटू वाई प्लस 3 का डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होगा, प्लस वाई प्लस 3 इंटू डी पी बाई डी वाई माइनस 3p स्क्वेयर डी पी अपॉन डी वाई। ठीक है दोस्त, क्लियर है। चलिए तो क्यों ना अपन मल्टीप्लाई करते हैं इससे, है ना भाई, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। चलिए तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये p स्क्वेयर हो जाएगा, ये p इंटू वाई प्लस 3 इंटू डी पी बाई डी वाई आ जाएगा, और माइनस ये आ जाएगा 3p क्यूब। तो यहाँ पे कहानी तो सिंपल दिख रहा है बट होगा नहीं उतना, क्योंकि अगर आप डी पी बाई डी वाई निकालना चाहते हो, है ना, डी पी बाई डी वाई अगर आप निकालना चाहते हो तो यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे फैक्टराइज तो होना नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया, क्योंकि डी पी बाई डी वाई अगर कॉमन ले रहे हैं पी डी पी बाई डी वाई तो वाई प्लस 3 माइनस 3p स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वायर है, तो फैक्टराइज कैसे होगा, फैक्टराइज तो हो ही नहीं सकता ये चीज़। सही बोला ना, ऑब्वियसली सही बोला। तो अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो सॉल्व करेंगे तो करेंगे कैसे, क्लियर है क्या। तो ये 1 माइनस पी आ गया, तो यहाँ से मान लीजिए डी पी बाई डी वाई कॉमन ले लिया, किसी ना किसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये आ गया ना, ये आ गया दोस्त, क्लियर है। तो अभी ज़रा ध्यान से आप बातों को पकड़ना सीखिए। अभी मैं इसको डी वाई बाई डी पी लिख रहा हूँ, और ये 1 माइनस पी स्क्वायर नीचे लेकर के आ रहा हूँ, ये 1 माइनस पी स्क्वायर नीचे आ रहा है डी वाई बाई डी पी, और ये 1 माइनस पी स्क्वायर नीचे आ रहा है, और मान लीजिए यहाँ पे भी ये 1 माइनस पी स्क्वायर ऑब्वियसली नीचे आएगा। तो ये क्या बन रहा है, देखो ये क्या बन रहा है, ये लीनियर का स्मेल दे रहा है नहीं दे रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर, उसका खुशबू आ रहा है यहाँ से, बिल्कुल। तो 2 फैक्टर तो बना नहीं यहाँ पे, नेगलेक्ट वगैरह करने का कोई झंझट नहीं आया, तो डायरेक्टली ये लीनियर बन गया। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना काम था जहाँ पे डी वाई बाई डी पी, तो यहाँ पे एक ही फैक्टर बन रहा है और उसमें डी वाई बाई डी पी बिल्कुल प्रेजेंट है, तो उसी को अपन ने सॉल्व कर दिए। दूसरा फैक्टर का कोई झंझट आया ही नहीं, फैक्टराइज हुआ नहीं। अगर हुआ नहीं तो जबरदस्ती फैक्टराइज करने के चक्कर में मत जाइएगा। अगर ये क्वेश्चन में होमवर्क दे देता तो आप डाउट में पूछते सर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, सवाल गलत है। अरे फैक्टराइज अगर नहीं हो रहा है तो उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो ना, वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व दिख नहीं रहा है, होमोजीनियस या लीनियर किसी ना किसी से हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए तो शुरुआत में बताया था कि वो सब चीज़ें जरूरी है। ठीक है, ये 1 माइनस पी स्क्वायर है, ये 3p माइनस 3p क्यूब है। ठीक है, ये 3p माइनस 3p क्यूब है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो ये पूरा लीनियर फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट बन चुका है। ये देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस p अपॉन 1 माइनस पी स्क्वेयर इंटू वाई, और अगर इसको सही करना है तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए और इसको p स्क्वेयर माइनस 1 कर दीजिए और अच्छा हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा 3p कॉमन लेंगे तो 1 माइनस पी स्क्वायर आएगा, 1 माइनस पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3p आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे पहले, तो ये p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 डी पी हो जाएगा।
तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या करेंगे, बाहर हाफ लगा देते हैं, सब्सटीट्यूशन से ही सॉल्व करोगे। वही चीज़ मेरे को क्लियरली डायरेक्टली दिख गया, ये देखो नीचे का डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन पूरा ऊपर दिख गया, तो इसको टी मानोगे तो ये dt हो जाएगा, तो dt/t का आंसर हो जाएगा ln t, लॉग में चला जाएगा। तो इसी को मैंने डायरेक्टली लिख दिया log ऑफ p² - 1। तो इसी को अपन क्या कर सकते हो, तो ये हाफ को ऊपर लेकर के जा सकता है √p² - 1। तो यहाँ से ये बेस ही है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं लाते इस जगह पे, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। देयरफॉर सॉल्यूशन of the above differential equation is y into if is equal to integration of q into if, that is 3p into if dx। सही है, तो ये आ जाएगा y into √p² - 1। 3 बाहर लेकर के आ जाओ, p² - 1 को आप क्या मान लो, t एज्यूम कर लो, तो dt आ जाएगा 2p dp। तो p dp यहाँ से क्या आ जाएगा, या फिर t² मान लो और बेहतर हो जाएगा, रूट भी खत्म हो जाएगा, डिफरेंशिएशन थोड़ा आसान हो जाएगा। तो t dt का वैल्यू हो जाएगा p dp। तो p dp कितना आ जाएगा, p dp आ जाएगा आपका t dt और √t², तो ये कितना आ जाएगा 3t² का इंटीग्रेशन t³ / 3 + c, तो 3 गया तो t³, तो t कितना आ जाएगा p² - 1 होल टू दी पावर हाफ, तो ये होल पावर 3 है, तो 3/2 + c। सही है, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये था आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये है अभी आपके पास इक्वेशन नंबर 3। तो अभी आप जरा ध्यान से देखो, क्या आप इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से p को एलिमिनेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। कर पाओगे क्या इस इक्वेशन से और उस इक्वेशन से p को एलिमिनेट, नहीं कर पाओगे, ये पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कितना गंदा पॉलिनोमियल तो नहीं बोलेंगे, गंदा अलजेब्रिक इक्वेशन आ रहा है, जहाँ से आप p कैसे सॉल्व करोगे इन दोनों इक्वेशन से, पॉसिबल होगा ही नहीं आपके लिए। ठीक है, तो अगर p पॉसिबल नहीं हो रहा है सॉल्व करना, तो अपन क्या करेंगे, आंसर पैरामीट्रिक में देंगे। ठीक है, तो यहाँ से तो y एज ए फंक्शन ऑफ p एंड c इजीली आ जाएगा, उधर से भी आपको क्या निकालना होगा, x एज ए फंक्शन ऑफ p एंड c निकालना होगा। ठीक है, तो चलो पैरामीट्रिक का भी एग्जाम्पल मिल गया चलते चलते। तो इससे अगर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा p² - 1 और प्लस c डिवाइडेड बाई √p² - 1। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। अभी आप फ्रॉम 1 आपको क्या निकालना है, x इन टर्म्स ऑफ वो निकालना है p एंड c। ठीक है, x इन टर्म्स ऑफ p एंड c, तो y यहाँ पे रख दीजिए आप, y रखेंगे तो कितना आएगा p² - 1 प्लस c डिवाइडेड बाई √p² - 1 प्लस 3। सही बात है, और माइनस p³। ठीक है, तो p³ और p³ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, p³ और p³ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 - 1 2 बचेगा, तो यहाँ पे 2p आ जाएगा प्लस cp अपॉन √p² - 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका 4। ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2p प्लस cp डिवाइडेड बाई √p² - 1 एंड दूसरा आ जाएगा y इज इक्वल टू p² - 1 प्लस c अपॉन √p² - 1। ये देखो x एज ए फंक्शन ऑफ c एंड p और y एज ए फंक्शन ऑफ c एंड p। तो यहाँ से ये y को जो हमने एलिमिनेट किए, वो एलिमिनेशन अगर पॉसिबल नहीं होता तो हम इसको और इसको ही बोल देते पैरामीट्रिक सॉल्यूशन, बट एज अभी पॉसिबल है तो यहाँ तक निकाले। ठीक है, वेयर p इज अ पैरामीटर लिखना मत भूलना। ठीक है, तो यही हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है दोस्त, ये हो गया आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ में आया, क्लियर है। तो पैरामीट्रिक सॉल्यूशन का एग्जांपल भी आपको मिल चुका है दोस्त, क्लियर है क्या। चलिए तो एच वाला कर लेते हैं, आखिरी वाला ये आप नोट कर लीजिएगा प्रॉपरली अपना कॉपी में। अपन आखिरी वाले कर लेते हैं और करने के बाद ख़त्म हो जाएगा ये वाला प्रोफाइल पूरा। अगले प्रोफाइल देखेंगे, चैप्टर ख़त्म बोला क्यों। चलो थोड़ा रफ्तार हो जाएगा सिलेबस अभी से, ठीक है, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो मैं बोला अगला है आपका एच। ज़रा ध्यान से देखो, x
प्लस p डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू a। तो आप सबसे पहले x निकालोगे यहां से, डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन पी, इधर आ जाएगा 0 माइनस इसका डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर कितना आ जाएगा डी बाई डी वाई, माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव कितना होगा रूट ऑफ समथिंग का 1/2 रूट समथिंग होता है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ समथिंग कितना हो जाएगा 2p डी बाई डी वाई, दैट इज 2 कैंसिल, ये आ जाएगा p अपॉन अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वेयर डी बाई डी वाई। सही है। तो यहाँ से ये कहीं ना कहीं क्या आ रहा है देखो, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पी स्क्वेयर माइनस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी स्क्वेयर इंटू डी पी बाई डी वाई। तो इसका एलसीएम ले लो, तो पी स्क्वेयर माइनस 1 माइनस पी स्क्वेयर हो जाएगा, दैट इज -1 बचेगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस पी स्क्वेयर होल टू द पावर 3/2, और यहाँ पे आ रहा है 1/p और बाजू में आ रहा है डी पी बाई डी वाई। तो ये यहाँ पे तो कोई फैक्टराइज हुआ ही नहीं, मतलब एक ही फैक्टर है जो सिंगुलर सॉल्यूशन वाला फैक्टर वो टोटली एब्सेंट है, तो यहाँ से डायरेक्टली इंटीग्रेट हो जाएगा। डी वाई को इधर भेज दीजिए, p को ऊपर लेकर के चले जाइए, 1 प्लस पी स्क्वेयर होल टू द पावर 3/2 डी पी, इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो इधर y आ जाएगा, समझो यहाँ पे y आ जाएगा, और इस जगह पे अपन क्या करेंगे 1 प्लस पी स्क्वेयर को t एज्यूम कर देते हैं, तो ट्वाइस पी डी पी का वैल्यू आ जाएगा t डी टी, है ना, डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 2p डी पी, तो p डी पी कितना आ जाता है डी टी माइनस हाफ इंटू डी टी डिवाइडेड बाई माइनस हाफ इंटू डी टी। सही है। और नहीं, यहाँ पे टी डी टी नहीं आएगा, डी टी आएगा सिर्फ, और 1 प्लस पी स्क्वायर को अपन लिख देते t टू द पावर 3/2, तो इसका इंटीग्रेशन t टू द पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, तो ये माइनस हाफ और माइनस हाफ पूरा काम से निपट गया, तो ये माइनस हाफ आ जाएगा, तो 1/√t प्लस c, और यहाँ से y आ रहा है, और t को अपन अगर सब्सटीट्यूट कर देंगे तो अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा। तो अगेन इस इक्वेशन से, है ना, p को निकालना इतना इम्पॉसिबल तो नहीं, पॉसिबल तो है, तो निकाल सकते हो, और अगर पैरामीट्रिक देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, आपका चॉइस है। स्क्वायर कर देते ना, तो ये ऐसे आ गया, स्क्वायर कर देते तो ये ऐसे आ गया, क्लियर है। तो क्या करना है, p निकालना है ना अपने को, हाँ p निकालना है, p निकालना है, तो पी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस सी का होल स्क्वायर, तो p का वैल्यू है 1 अपॉन वाई माइनस सी होल स्क्वायर -1 के साथ अंडर रूट। क्लियर है। इसको फर्दर सॉल्व करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यही p का वैल्यू यहाँ पे न्यूमरेटर में चिपका दीजिए, डिनोमिनेटर में है अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर, तो यहाँ से ही दे सकते हैं आंसर 1 अपॉन 1 माइनस सी, 1 अपॉन 1, हाँ मतलब ऊपर चला जाएगा y माइनस सी इक्वल्स टू ए, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज़ आएगा वो क्या आएगा, वो ये वाला आकर के बैठ जाएगा। क्लियर है। और अगर पैरामीट्रिक में आप चाहते हो तो पैरामीट्रिक में भी आंसर यहाँ पे दे सकते हो, खास कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है नहीं। क्लियर है दोस्त, समझ में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से पूरा कहानी आपका क्लियर हो गया होगा। सही है। अच्छा, उन लोगों ने पैरामीट्रिक फॉर्म में आंसर दे रखा है। पैरामीट्रिक फॉर्म में क्यों दे रखा है? हम लोगों का बिना पैरामीटर का हो गया कैसे? क्या हमने ज़बरदस्ती कोई गड़बड़ कर रखा है कहीं पे, या हकीकत में ही ऐसा चीज़ें आ रहा था? पी स्क्वायर 2p अंडर रूट डी पी बाई डी वाई। हाँ सही है, सही है। नहीं सही तो है, कैंसिल आउट हो जाएगा। सही तो है, उनका कुछ मिस्टेक हुआ होगा, उनका कुछ ना कुछ मिस्टेक हुआ होगा। क्यों?
हो तो सकता है ना, इंसान है सभी, मिस्टेक क्यों नहीं हो सकता है, क्यों दोस्त? उनका मिस्टेक हुआ होगा दोस्त, ठीक है, चलो खैर जो भी है। अच्छा 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 अच्छा, नहीं 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 नहीं, सही सही है सही है। ये मैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर देख रहा था, ये पहले वाले का आंसर देख रहा था। चलो ये तो सही है सही है सही है, आंसर सही है। आंसर उनका एक सर्कल के फॉर्म में आ गया। अच्छा, सर्कल के फॉर्म में आ गया, ठीक है, अपना भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है। इस टर्म को यहाँ पे रख करके आप सब्स्टिट्यूट करके स्क्वायर वगैरह कीजिए, रूट हटाइए, आ जाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है ना। अपने को उससे कोई खास टेंशन नहीं है दोस्त, है ना, इजीली अपन टैकल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यही हो जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। यहाँ पे ये चीज़ रख दीजिएगा, है ना। आप सिंप्लीफाई करना है फर्दर इस चीज़ को तो सिंप्लीफाई कर ही सकते हो ना, सिंप्लीफाई करना चाहते हो करो, नहीं करना है ना करने से भी होगा, कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक रखने से भी होगा और इसको फर्दर आप स्क्वायर वगैरह करके सिंप्लीफाई करके भी आंसर दे सकते हो। तो चलिए ये प्रोफाइल तो अपना निपटा, है ना। अभी इसी का जो एज इट इज सिमिलर वाला प्रोफाइल है उसको भी देख लेते हैं, देख के इस टॉपिक को निपटाते हैं इसी लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं अगला पार्ट। देखिए मैंने थियरी वापस यहाँ पे लिखा नहीं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर वाई, मैंने डायरेक्टली लिख दिया सेम एज अर्लियर, जस्ट रिप्लेस एक्स एंड वाई बाई एक्स, ठीक है। तो नोट 1 तक जो लिखा था पहले वो सेम है एज इट इज, है ना। तो वो सब थियरी जो है ना यार, मैं एक पॉइंट आपको पहले भी बोलना भूल गया, वो जो सॉल्वेबल फॉर पी एक्स वाई ये सब कैसे सॉल्व करती है, ये सब भी डायरेक्टली पूछ लेता है, समझे क्या, कि बोल देगा 5 मार्क दे करके बोल देगा आपको, पहले तो 5 मार्क आता था, अभी 4 मार्क आएगा कि एक्सप्लेन द डिटेल प्रोसीजर, है ना, थ्रू विच यू कैन सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म दिस, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को पी के थ्रू आप कैसे सॉल्व करोगे या फिर एक्स के थ्रू कैसे सॉल्व करोगे, ये स्ट्रिक्टली डायरेक्टली आपको पूछ देगा। इसीलिए जो थियोरी पोर्शन है ना प्रॉब्लम के साथ साथ वो भी क्लियर होना बहुत जरूरी है आपका, ठीक है। जैसे मैं लिखा के दे रहा हूँ एज इट इज वैसे ही आपको लिख देना एग्जाम में, बात समझ में आ रहा है, फुल मार्क मिल जाएगा, क्लियर है। तो बस प्रॉपर्ली समझ के पढ़िए, नहीं तो वो थियरी आप किस जगह पे कौन सा फंक्शन घुसाएंगे और कौन सा वेरिएबल घुसाएंगे वो आपका सर के ऊपर से जाएगा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि चीज़ों को बकायदा एक एक चीज़ समझ के पढ़िए। तो इस फॉर्मेट में एक और स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशन आता है ना, जो कि ऑलरेडी आप सॉल्व तो कर सकते हो, उसमें कोई नया बात तो है नहीं, ठीक है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए ऐसा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, y इज इक्वल टू एक्स इंटू अ फंक्शन ऑफ p, यहाँ पे f ऑफ p, यहाँ पे g ऑफ p, ऐसे भी दे सकता है, मैंने कैपिटल F और स्मॉल f दे करके दे दिया, ठीक है। तो इसको लैग्रेंजेस इक्वेशन बोलते हैं, है ना। ये वही फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में आप कैसे सॉल्व करोगे। तो बेसिकली देखो आप सबसे पहले यहाँ से क्या कर सकते हो, x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट कर दो, तो डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, क्लियरली मालूम पड़ रहा है, डिवाइड बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ जाएगा, p आ जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग गया, ठीक है। जैसे ये प्रोडक्ट रूल लग गया तो ये आपका dx बाई डी वाला पार्ट जो है वो इस फॉर्मेट में आ गया। तो dx बाई डी वाला पार्ट अभी इसको सॉल्व कीजिए, ये पूरा आपका क्या बन गया, लीनियर बन गया। तो लीनियर बन गया तो p और x के टर्म में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, x एज ए फंक्शन ऑफ p और c, ठीक है। तो अगर इन दोनों इक्वेशन से p को एलिमिनेट करना पॉसिबल है तब तो एलिमिनेट करके जनरल सॉल्यूशन निकाल दोगे, और अगर एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कर दोगे, तो मान लीजिए आप ये जो वैल्यू है x का वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो y एज ए फंक्शन ऑफ p और c आ जाएगा, और यहाँ पे x एज ए फंक्शन ऑफ p और c है, तो x एज ए फंक्शन ऑफ p और c और y एज ए फंक्शन ऑफ p एंड c, ये दोनों इक्वेशन मिल करके आपका पैरामेट्रिक सॉल्यूशन बना देगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस भी आपको पूछा जा सकता है कि लैग्रेंजेस इक्वेशन क्या है बताओ, या फिर इसको मेथड ऑफ सॉल्यूशन इसका क्या होगा वो एक्सप्लेन करो। तो 4 मार्क का बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चंस आपको थियोरेटिकल अप्रोच पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपका वो चीज़ क्लियर नहीं है तो पूरा थोड़ा स्ट्रगल करोगे आप, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि अच्छे से आपको पता होना चाहिए। बाकी एक्सप्लेन करने का नया कुछ भी नहीं है, पुराना प्रोसीजर है पूरा, ठीक है। जो प्रोसेस अपन अप्लाई कर रहे हैं अभी क्वेश्चन में जो अप्लाई करेंगे वही चीज़ ही है, सेम चीज़ ही है, ठीक है। देख लेते हैं, चलो। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिया है आखिरी में, है ना। मैं यहाँ पे लिख भी दिया यार कौन सा क्वेश्चन मैं करके दूंगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। टोटल 13 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन मैं आपको अप्रोच बता के देता हूँ, रिमेनिंग 5 आपका होमवर्क है, वो ऑब्वियस होना भी चाहिए, वो आप कर भी सकते हो। और 8 क्वेश्चन में भी मैं पूरा सॉल्यूशन तो हर एक का निकालूंगा नहीं, है ना। बाकी लिखना विखना अच्छे से सब कुछ ये जिम्मेदारी आपका है पूरा, क्लियर। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। ये मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा पॉज करके, सही है। मेरा वीडियो ओके है कि नहीं मैं देख लेता हूँ एक बार, फिर पता चला इतना मेहनत से लिखा फिर इरेज करने के बाद रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा।
ये बड़ा मुसीबत है यार। सही है, चलो पहला क्वेश्चन। पहले अपन क्या करते थे, x एज ए फंक्शन ऑफ p और y एक्सप्रेस करते थे और फिर इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे। अभी ऑब्वियसली क्या करेंगे, y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p एक्सप्रेस कर देंगे एंड देन x के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करेंगे। क्योंकि अभी अगर यहाँ पे सारी जगह पे y ऑलरेडी एक्सप्रेस किया गया है, तो अभी अगर आप y पे रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dy 1 आ जाएगा, क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो अभी अगर x के रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाई dx आ जाएगा और p आ जाएगा, जो कि आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू 3x प्लस लॉग p। अभी इसको आप x के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हो, सॉल्वेबल फॉर x इज इक्वल टू y माइनस लॉग p बाई 3 लिख के डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करके भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट एज अभी मैं y सिखा रहा हूँ तो y के थ्रू ही कर देते हैं। डिफरेंशिएट एक में लिख के दूंगा, अच्छे से हर जगह पे नहीं लिखूंगा। विथ रिस्पेक्ट टू x we have dy अपॉन dx जो कि p बन जाएगा और इधर 3 आ जाएगा प्लस 1 बाई पी dp बाई dx बन जाएगा। तो जो फैक्टर था पहले प्रॉब्लम देने वाला फैक्टर, वो तो आया ही नहीं, सिंगुलर सॉल्यूशन वाला फैक्टर तो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ से तो क्लियरली ऐसा चीज़ दिख रहा है। तो dx को उधर भेज दीजिए और dp को इधर लेकर के आ जाइए नीचे। ठीक है, अच्छा अभी इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों तरफ सॉल्व कीजिए। अभी एक चीज़ क्लियरली देखिए, अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इन दोनों फैक्टर का जो डिफरेंस है वो क्या दिख रहा है, कांस्टेंट दिख रहा है, तो पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन का नॉलेज भी होना चाहिए। डिफरेंस जो है वो 3 दिख रहा है, तो 3 से पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके एडजस्टमेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो x प्लस सी आ ही जाएगा, देन अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लो। तो इस 3 को अपन क्या लिख देंगे, p माइनस होल ब्रैकेट p माइनस 3। ठीक है, तो p बाई p माइनस 3 ये कितना आ जाएगा, dp अपॉन p माइनस 3 और माइनस dp अपॉन p x प्लस सी। सही बात है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 कॉमन आ जाएगा। लॉग ऑफ मॉड्यूलस p माइनस 3 माइनस 1/3 लॉग ऑफ मॉड्यूलस p इज इक्वल टू x प्लस सी। सही बात है, चलो तो 1/3 कॉमन आ जाना है, लॉग ऑफ p माइनस 3/p वही चीज़ है, तो यहाँ से क्या आ जाना है, मान लीजिए मॉड्यूलस को इग्नोर करते हैं अपन, तो ये आ जाएगा e टू द पावर 3x प्लस सी। तो इसको e टू द पावर c को नया कांस्टेंट बोल देते, समझ हो ना, e टू द पावर c इंटू e टू द पावर 3x, तो e टू द पावर c को नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट k बोल देते। तो यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसे आ गया हमारे पास, दैट इज़ 1 माइनस 3/p इज इक्वल टू k e टू द पावर 3x। तो 3/p का वैल्यू आ गया 1 माइनस k e टू द पावर 3x, तो p का वैल्यू आ जाएगा 3 अपॉन 1 माइनस k e टू द पावर 3x। तो ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन। और अभी p को बस आप एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 1 और 2 के थ्रू p तो इजीली एलिमिनेशन किया जा सकता है, तो करके आंसर दे दीजिए। अगर नहीं किया जा सकता था तो पैरामीट्रिक का रास्ता ले लेते। तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा, 3x प्लस लॉग ऑफ p। बस प्रोसेस सेम है यार, प्रोसेस सेम है, कुछ भी उसमें नया सिखाने वाला नहीं है। बस अभी या तो डिफरेंशियल इक्वेशन टफ आएगा, या तो इंटीग्रेशन टफ आएगा, या तो कुछ ना कुछ ऐसे ही नौटंकी चलता रहेगा। बाकी कंसेप्ट तो वही का वही है, सेम ही है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, log 3 माइनस लॉग ऑफ दिस। बस यहाँ तक आप छोड़ दीजिए, यही हो जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन। कॉमा देकर के लिख देना, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बात समझ आ रहा है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, हटा रहा हूँ मैं इसको, आप पॉज करके नोट करते जाइएगा चीज़ों को। चलिए आगे बात करते हैं। y इज इक्वल टू वाई पी स्क्वायर प्लस 2px, y बराबर वाई पी स्क्वायर प्लस 2px। तो y निकाल देते हैं,
तो आ जाएगा 2px अपॉन 1 माइनस पी स्क्वेयर। तो डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे p आ जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं कुछ लिख विक नहीं रहा हूँ, बाकी काम आपका है, आप कीजिएगा। 1 माइनस पी स्क्वेयर यहाँ से कॉमन आ जाएगा। 2px का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, 2p इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 बिकॉज x के रेस्पेक्ट में चल रहा है, प्लस ट्वाइस x इंटू डेरिवेटिव ऑफ p इज dp अपॉन dx। ओके, सो माइनस नेक्स्ट वन विल बी 2px सेम रहेगा, और 1 माइनस पी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन माइनस 2p इंटू dp अपॉन dx। ठीक बात है, तो भी करते हैं। तो ये कितना आएगा, ऐसे आएगा। सही बात है, क्लियर है। चलो, और यहाँ से कितना आ जाएगा, प्लस 4p स्क्वेयर x ऐसा आ जाएगा चीज़ें, 4p स्क्वेयर x अपॉन 1 माइनस पी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। सही बात है, क्लियर है। तो ये अपन कॉमन ले लेते हैं, ये अपन कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन आ जाएगा, देखो एटलीस्ट, है ना। चलिए देखते हैं, जब तक करेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। उसको उधर भेज देते हैं, है ना, उसको उधर भेज देते हैं। और यहाँ से जो जो कॉमन आ रहा है आप लेते जाओ बस। 2x 1 माइनस पी स्क्वेयर डी पी बाई डी एक्स, सब कुछ ही कॉमन निकलेगा। अंदर मिलेगा आपको 1 मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 2x चला गया, है ना, 2x चला गया, तो बच रहा है 2p स्क्वेयर, और नीचे बच रहा है 1 माइनस पी स्क्वेयर, और इधर आ रहा है और डी पी बाई डी एक्स भी तो चला गया। अच्छा, तो ये फैक्टर तो दिख गया है, ये फैक्टर तो दिख गया, कहानी तो सॉल्व हो जाता। बट खैर, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, एलसीएम ले लेते चलो, है ना। तो ऊपर आ रहा है p माइनस पी क्यूब माइनस 2p, तो माइनस p माइनस पी क्यूब, यहाँ पे ऐसे रहने दो, और इधर कितना आएगा 1 माइनस पी स्क्वेयर, यहाँ पे 1 माइनस पी स्क्वेयर प्लस 2p स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 1 प्लस पी स्क्वेयर आ जाएगा। सही है क्या। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँ तो ये माइनस p इंटू 1 प्लस पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस x अपॉन 1 माइनस पी स्क्वेयर इंटू डी पी अपॉन डी एक्स इंटू 1 प्लस पी स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस पी स्क्वेयर। तो ये फैक्टर कैंसिल, ये फैक्टर भी कैंसिल, और यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा इजीली मेरे ख्याल से। होना तो चाहिए dx अपॉन 2x को उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग dp अपॉन p इंटू पी स्क्वेयर माइनस 1, वही आएगा मेरे ख्याल से, तो मेरे को तो वही लग रहा है। सही है, चलो, तो बस इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अभी सॉल्व कर दो, ठीक है ना। या फिर अगर आप और आसान करना चाहते हो तो ऊपर एक p से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे एक पी स्क्वेयर आ जाएगा। सही है, फिर अभी इस पी स्क्वेयर को आप सब्सटीट्यूट, इस 2 को अगर यहाँ पे लाना चाहते हो तो यहाँ पे भी ला सकते हो और अच्छा हो जाएगा। तो इस पी स्क्वेयर को अगर t सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो dt हो जाएगा 2p dp, तो ये कहीं ना कहीं हो जाएगा आपका dt अपॉन t इंटू टी माइनस 1। तो ऊपर तो 1 आ रहा है, तो 1 को t माइनस टी माइनस 1 लिख सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन टी माइनस 1 डी टी माइनस डी टी अपॉन टी, और इधर आ रहा है डी एक्स अपॉन एक्स। बस टी का वैल्यू रख दीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, काम खत्म। सही है क्या, टी का वैल्यू रख दीजिए, पी स्क्वायर के फॉर्म में इंटीग्रेट कीजिए, फॉर्मूला आएगा, तो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ पी निकल जाएगा। यहाँ पे पी और सी ऑब्वियसली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आएगा। देन अगर इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से पी अगर यहाँ से डायरेक्टली आ जाता है, पी अगर यहाँ से डायरेक्टली सॉल्वेबल अगर हो जाता है ये दोनों इक्वेशन, तब तो ठीक है, यहाँ से p का वैल्यू निकाल के उधर पुट कर देना, सॉल्वेबल है। अगर p एलिमिनेशन अगर पॉसिबल है उस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, तब तो ठीक है। और अगर पॉसिबल नहीं है तो पैरामीट्रिक y इज इक्वल टू दिस जो है आपके पास, उस जगह पे आप
x का वैल्यू ले जा करके पुट कर देंगे तो वो आ जाएगा y इज ए फंक्शन ऑफ p एंड c, और यहाँ पे तो x इज ए फंक्शन ऑफ p एंड c आ ही जाएगा, तो वो दोनों इक्वेशन मिल करके पैरामेट्रिक सॉल्यूशन दे देगा। क्लियर है? तो प्रोसीड कर लेना अकॉर्डिंगली। चलिए आगे बढ़ते, रिमेनिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर सोचते अकॉर्डिंगली। चलिए क्या सोचेंगे रिमेनिंग प्रॉब्लम्स के ऊपर। नंबर 3 ध्यान से देखिएगा क्या है। y इज इक्वल टू 2px, y बराबर 2px प्लस फंक्शन ऑफ p स्क्वेयर एक्स। अभी यहाँ पे फंक्शन ऑफ p स्क्वेयर एक्स f ऑफ दे करके दे दिया, इसी जगह पे फंक्शन ना दे करके कोई भी क्वेश्चन साइन ऑफ p स्क्वेयर एक्स या फिर log ऑफ p स्क्वेयर एक्स, ऐसा कोई भी फंक्शन देके भी क्वेश्चन दिया जा सकता है ना। प्रोसेस तो सब में सेम ही रहेगा, तो मैंने जनरल f दे करके करा रहा हूँ, बाकी आगे अगर कुछ भी आता है तो अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। चलो y तो एक्सप्रेस किया गया है ऑलरेडी x और p के टर्म में, तो यहाँ से डिफरेंशिएट कर देंगे तो p आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2p प्लस ट्वाइस एक्स डी पी बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा f का डिफरेंशिएशन f डैश पी स्क्वेयर एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ पी स्क्वेयर एक्स, चेन रूल आएगा ना, तो पी स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू 2p डी पी अपॉन डी एक्स। ओके, पी स्क्वेयर प्लस एक्स इंटू 2p डी पी बाई डी एक्स। क्लियर है? चलो तो क्या करें, यहाँ से p माइनस 2p, p आ जाएगा, इस p को इस तरफ लेकर के आ जाते तो ये ट्वाइस एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वेयर एफ डैश पी स्क्वेयर एक्स प्लस ट्वाइस पी एक्स एफ डैश पी स्क्वेयर एक्स इंटू डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, सो इन दोनों टर्म को एंड इन दोनों टर्म को कॉमन लेते हैं, तो पहला टर्म से p अगर कॉमन लेते तो 1 प्लस पी एफ डैश पी एक्स बचता है, सॉरी पी स्क्वेयर एक्स बचेगा, और फिर दूसरे वाले से अगर मैं 2x डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे पी एफ डैश पी स्क्वेयर एक्स बचेगा, तो यहाँ से ये दोनों फैक्टर कॉमन चला जाएगा जो कि नेगलेक्ट कर देंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई डी पी बाई डी एक्स टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा काम का फैक्टर जो बचेगा वो कौन सा बचेगा, यही होगा, और इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, है ना। x एज ए फंक्शन ऑफ p एंड c आ जाएगा, फिर यहाँ से अगर p इजीली एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ पे तो कर दो, अगर नहीं कर पाए तो पैरामेट्रिक में दे देना आंसर। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? चलो अप्रोच बता दी पूरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 कहाँ गया? y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टेन इनवर्स पी, y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टेन इनवर्स पी, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टेन इनवर्स पी, तो यहाँ से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो ये p आएगा 1 प्लस ए टेन इनवर्स p का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस पी स्क्वेयर, ठीक है, इंटू डी पी बाई डी एक्स, तो यहाँ से p माइनस 1 आ गया, तो ये ऐसे आ गया, है ना। तो अभी dx, अभी तो ये इजीली इंटीग्रेबल है, बस इंटीग्रेशन का टेक्निक आपको पता होता है तो कर लोगे। वेरिएबल सेपरेट हो गया ना यार, और तो कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पे x आ जाएगा। अभी इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, वही चीज़ है, ये लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर में लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक अगर है तो क्या करोगे यहाँ पे, ठीक है, p से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर नहीं सकते हो क्योंकि पी स्क्वायर माइनस पी आ जाएगा, प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 1 में जनरेट करता हूँ, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ आपको, पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी स्क्वायर माइनस 1 सही है क्या? चलिए
पार्शियल फ्रैक्शन करते इसको, और कुछ भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास, पार्शियल फ्रैक्शन ही करना पड़ेगा। भाई पार्शियल फ्रैक्शन लॉन्ग प्रोसेस में करोगे, जैसे आप सीख के आए हो +2 में, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन आप कैसे करोगे। p² + 1 माइनस p² + 1 माइनस p² + p आ जाएगा। मैं तो कर लूँ यार पार्शियल फ्रैक्शन लंबा करके, मेरे को क्लिक नहीं कर रहा है अभी। p - 1 × p² + 1 है ना, तो ये तो लीनियर फैक्टर है, तो a/p - 1 लिखोगे, प्लस ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, तो bx + c होता है, तो यहाँ पे तो वेरिएबल है p है, तो bp + c डिवाइडेड बाई p² + 1 आएगा। ठीक है, तो अभी आप सॉल्व कर लो ना, क्या दिक्कत है। p - 1 × p² + 1, तो a × p² + 1 प्लस bp + c × p - 1, तो यहाँ से कितना आएगा, ap² + bp², सही है। और फिर p में कितना आएगा यार, ap² bp² हो गया, प्लस cp आ जाएगा, है ना। अच्छा, और कांस्टेंट टर्म आ जाएगा a, और कांस्टेंट टर्म आ जाएगा आपका a। अच्छा, p का कॉफिशिएंट और भी आएगा, cp आएगा, cp - bp, दैट इज c - b × p आएगा, और कांस्टेंट टर्म a आएगा माइनस c आएगा। अभी दोनों तरफ आप इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 है, तो a + b का कॉफिशिएंट, p² का कॉफिशिएंट नहीं है तो 0, c - b भी 0, और a - c 1 हो जाएगा, तो यहाँ से b = c आ जाएगा। सही बात है, यहाँ से b = c आ जाएगा, तो b = c अगर आएगा तो ये b का वाले c अगर पुट कर देंगे तो a का वैल्यू -c आएगा, वो यहाँ पे अगर पुट कर दोगे तो -c -2c, c का वैल्यू -½ आ जाएगा, a का वैल्यू +½ आ जाएगा, और b का वैल्यू c के इक्वल है, दैट इज़ -½ आ जाएगा। तो ये लो, ये आ गया ना, तो ये कितना हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई 2 × p - 1, ठीक है। dp ये सेपरेट हो जाएगा, लॉग में आ जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है। और उधर bp + c कितना आ जाएगा, b और c तो इक्वल दिख रहा है, तो -½ कॉमन आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा p + 1 / p² + 1 × dp। तो ये तो लॉग में आ जाएगा ना आंसर, ये आंसर किस में आ जाएगा, -a/2 × log of p - 1, ये तो लॉग में आ जाएगा, और यहाँ से -½ कॉमन आ गया, अंदर रह गया p, इसको सेपरेट कर दो, p/p² + 1 dp कर दो, और इधर एक और चीज़ को dp/1 + p² कर दो, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट tan इनवर्स p हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे वापस हाफ लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो ये चला जाएगा ½ log of p² + 1 पे, ठीक है। तो ये बस सिंपल इंटीग्रेशन है, ये टेक्निक अगर आपको पता है तो ऑलरेडी आप कर लोगे, और अगर ये नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिखाना मेरा जिम्मेदारी नहीं है, ये आपका 12 का मास्टर का जिम्मेदारी था। उधर अगर आप नहीं सीखे हो तो वापस चले जाओ, उनको बोलो सिखाने, सीख लो या तो चैनल पे चले जाओ, यूट्यूब चैनल पे, और क्लास 12 का प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, पूरा सिलेबस उधर प्रेजेंट है, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में चले जाइएगा, दिख जाएगा आपको पार्शियल इंटीग्रेशन। 4-5 लेक्चर है, कौन सा लेक्चर में पार्शियल इंटीग्रेशन है, अगर आपको ज़रूरत है तो मेरे को बता देना, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा लेक्चर में है, अगर आपका सीखने का इच्छा है और कायदा आपको अगर नहीं पता तो। चलिए, तो ये वाला भी अपन ने बता दिया आपको, है ना। अगला क्वेश्चन 6 ले लेते, 6 क्यों 6 लेते। 6 में देखो क्या बोला जा रहा है, 6 में बोला जा रहा है 4y दिया गया है x² + p², तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, तो ये 4p आएगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 2y। ओहो, अच्छा, यहाँ पे तो साथ में y² भी है। अच्छा, मैं क्या लिख रहा हूँ यार, y² थोड़ी नहीं, ये p² है, तो अगर p² है तो यहाँ पे क्या आएगा, 2p dp/dx आएगा, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, अबे कितना होगा बोलो ना, क्या नाटक कर रहे हो यार, इसको उधर भेज देते हैं सर, क्यों, 2p कॉमन आ जाएगा, तो 2 - dp/dx आ जाएगा, और इधर 2x बचेगा, 2 खत्म, तो 2 - dp/dx इज इक्वल टू x/p, सही है। तो अपन क्या कर सकते हैं अभी क्या कर सकते हैं बोलो, हाँ, dp/dx वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा, dp/dx को उधर भेज दो,
तो 2 माइनस एक्स बाई पी आ जाएगा। नहीं यार, वेरिएबल सेपरेट कैसे होगा, तो लीनियर का फॉर्मेट बनना चाहिए था। बन रहा है नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो क्या कर सकते हैं, लीनियर भी नहीं बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा है, फलाना, क्या कर सकते हैं, है क्या ये लीनियर तो है नहीं, वेरिएबल सेपरेबल से भी होगा नहीं, तो ये क्या दिख रहा है आपको, एग्जैक्ट से हो जाएगा क्या, शायद हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, या तो होमोजीनियस हो जाएगा। ओके, होमोजीनियस से कर सकते हो, बट एज होमोजीनियस लेंदी जाएगा, दैट्स वाई अपन एग्जैक्ट बता रहे हैं आपको। तो एलसीएम ले लीजिए, तो पी डी पी प्लस एक्स डी एक्स आ जाएगा, और उधर आ जाएगा 2p dx। क्लियर है? तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, हाफ ऑफ डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आई थिंक सही बोल रहा हूँ, बट यहाँ पे तो p है, प्रॉब्लम नहीं करेगा, बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम करेगा सर। सोच क्या रहे हो आप, सवाल को सोच क्या रहे हो, ये हलवा थोड़ी ना है सर, ये हलवा नहीं है, ये हलवा नहीं है, ये हलवा नहीं है, ये हलवा नहीं है। अपने को क्या करना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है सर, कोई रास्ता नहीं बचा सर। क्या बोला, समझ में आया क्या, कोई रास्ता नहीं बचा, होमोजीनियस ही करना पड़ेगा। तो dx बाई डी पी निकालो, वो आ जाएगा 1/2 माइनस एक्स बाई पी। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे x बाई पी है तो यहाँ पे भी तो x बाई पी बचाना पड़ेगा। तो x बाई पी को अपन क्या मान लेते, v मान लेते, दैट इज x इक्वल टू हो जाएगा vp। सही बात है, क्लियर है? तो dx बाई dp जो होगा वो कितना आ जाएगा, v प्लस पी dv डिवाई dp। तो ये आ जाएगा v प्लस पी dv अपॉन dp डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस v। तो ये हो जाएगा v dv बाई dp, और ये पूरा पूरा v का फंक्शन बन चुका है, ये पूरा पूरा v का फंक्शन बन चुका है जनाब। तो ये v माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्यों, समझो मेरी बात। और ये आ जाएगा 2 माइनस v। तो ये पूरा पूरा खाना पक गया। समझ में आ रहा है क्या दोस्त? इंटीग्रेट कर दीजिए, ये लॉग भी आ जाएगा, प्लस सी आएगा, और यहाँ पे ये ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, तो मेरे ख्याल से तो हो ही जाएगा, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको 2 बाई वी माइनस 1 होल स्क्वायर कर दो, माइनस वी बाई वी माइनस 1 होल स्क्वायर कर दो, इजीली इंटीग्रेट हो जाए। पहला वाला तो v माइनस 1 होल स्क्वायर होल टू द पावर माइनस 2 के फॉर्मेट में हो जाएगा, और दूसरा वाला v बाई वी माइनस 1 होल स्क्वायर है ना। तो क्या करना चाहो, करके दे दे क्या, ये देखिएगा ज़रा, इसको 2 अपॉन वी माइनस 1 होल स्क्वायर डी वी कर दीजिए, और माइनस v अपॉन वी माइनस 1 होल स्क्वायर डी वी कर दीजिए। सही है, ये तो अभी समझ ही गए आप, ये तो आप समझ ही गए, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बॉक्स टू दी पावर n है ना, x टू दी पावर n का फॉर्मूला, क्योंकि अंदर लीनियर है। अगर अंदर लीनियर है तो आप इजीली कर सकते हो। x टू दी पावर n का जो फॉर्मूला है ax प्लस बी होल टू दी पावर n का सेम फॉर्मूला होता है। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर गंदा है, बट अगर मैं एक सब्सटीट्यूशन कर दूँ, डिनोमिनेटर सिंपल हो जाएगा, न्यूमरेटर गंदा हो जाएगा। न्यूमरेटर गंदा हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि b माइनस 1 को अपन t मान लेते तो v का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस टी, dv का वैल्यू dt होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो v हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस टी, और नीचे वाला आ जाएगा t स्क्वायर, और dv का वैल्यू dt आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो 1 बाई टी स्क्वायर इजीली इंटीग्रेबल है, एंड t डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर लॉग t हो जाएगा, है ना। तो ये इजीली सॉल्वेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये एक गंदा क्वेश्चन मैंने बोला था शायद मैं करूँगा, बट एज मेरा कोई मन नहीं है तो आप कर लेना। ठीक है, तो ये भी मैं होमवर्क में दे देता हूँ, आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डाउट में है तो ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्या दिक्कत है। क्लियर है क्या? आगे चलते इस प्रॉब्लम में। ठीक है, ये सब भी चुटपुट सवाल ही है यार। ठीक है, बता देता हूँ, चलो, नहीं तो अब रोगे बाद में, बोले सर आप तो नहीं बोले, आप तो नहीं बोले सर, अब तो बहुत होशियार हो, नहीं बोले, बिना पढ़ा के निकल गए। ये सब इंजाम कौन लेगा खुद के ऊपर, इससे अच्छा बता ही देते। क्यों, 6 सवाल तो बता चुके, अभी 5 सवाल तो बता चुके, 2 सवाल और बताते, 7 सवाल हो जाएगा। 6 सवाल आपका होमवर्क है, फिर भी मेरा साइड ज़्यादा है, मैं 7 सवाल करके दिया, आप 6 सवाल करोगे, क्यों 12 नंबर। चलिए, y बराबर पी टेन पी, y बराबर पी टेन पी प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ पी, लॉग ऑफ कॉस ऑफ पी डिफरेंशिएट कर दोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आपको ये सब लिखना वगैरह पड़ेगा यार, देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका आपको लिखते कैसे, मेरे बार बार ये सब लिखना विखना आदत नहीं है। तो ये p सेक स्क्वायर p हो जाएगा 10 का डेरिवेटिव इंटू डी पी बाई डी एक्स
प्लस टेन पी आ जाएगा इंटू पी का डेरिवेटिव 1 प्लस लॉग कॉस पी क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस पी इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस पी विल बी माइनस साइन पी, सही है, और पी का डेरिवेटिव डी पी बाई डी एक्स हो जाएगा। सही है क्या? अरे बोलना भाई, सही है क्या? बिल्कुल सही है। टेन पी को उधर ले जा तो ये पी माइनस टेन पी बन जाएगा, और यहाँ से ये पी सेक स्क्वेयर पी, और यहाँ से टेन पी आ रहा है ना माइनस टेन पी। सही है क्या? सही है क्या? डी पी बाई डी एक्स बोल रहा, डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, चलो तो अभी अपन लोग क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, है ना। यहाँ से इजीली इंटीग्रेबल तो है ये, बट क्या हकीकत में इंटीग्रेशन इतना आसान होने वाला है, वही मैं सोच रहा था। दिस इंटू डी पी, तो वेरिएबल सेपरेट तो हो चुका है, अभी इंटीग्रेट कर देना है। तो क्या ये इंटीग्रेशन इतना इजी होने वाला है क्या? बोलो ना भाई, आपको बोलना नहीं आता है तो किस चीज़ के लिए हो। माइनस पी टेन पी, कुछ मैनिपुलेशन अगर कर देते हैं, माइनस पी प्लस पी। बोले सर इसको उसमें ले जाओ ना आप, क्या टेन स्क्वायर में ले जाओ इसको, टेन स्क्वायर में पी टेन स्क्वायर टेन पी पी टेन पी, टेन स्क्वायर में ले जाओ सर, तो पी माइनस टेन पी एक फैक्टर बचेगा। ठीक है, टेन स्क्वायर में ले जाते, सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये पी प्लस पी टेन स्क्वायर पी माइनस टेन पी डिवाइडेड बाई पी माइनस टेन पी इंटू डी पी। तो ये p और टेन पी को अगर मर्ज कर देंगे तो p माइनस टेन पी बाई पी माइनस टेन पी कितना आ जाएगा, ये डी पी आ जाएगा खाली खाली, और p टेन स्क्वायर p डिवाइडेड बाई p माइनस टेन पी, p माइनस टेन पी इंटू डी पी। सही है, सही है, सही है, सही है। चलो अभी अपन क्या करेंगे यहाँ पे, अभी अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ से बचने का रास्ता तो मेरे को बहुत कम दिख रहा है, क्योंकि p के साथ टेन पी आ गया यार। सवाल सही है कि नहीं मेरे को पहले चेक करना पड़ेगा, रुको चेक करने दो। सवाल सही है कि नहीं ये देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या पता गलत सवाल को अपन सॉल्व करते रहे और बाद में जा करके पता चला अरे यार ये क्या कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना यार। होगा नहीं होगा प्रॉब्लम, बोलो। बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगा, बिल्कुल प्रॉब्लम हो जाएगा। सवाल तो उनका सही है, बट हमने कर दिया यहाँ पे गलती। क्या गलती जानते हो क्या, कि टेन पी इंटू पी का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव डी पी बाई डी एक्स आएगा। तो ये डी पी बाई डी एक्स जब कॉमन चला जाएगा ना दोस्त, तो ये सब कुछ लफड़ा आएगा ही नहीं। ये डी पी बाई डी एक्स जब कॉमन चला जाएगा नहीं, ये टेन पी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा क्या, डी एक्स बचेगा, और इधर सेक स्क्वायर पी डी पी आ जाएगा। तो सेक स्क्वायर पी का इंटीग्रेशन होता है टेन पी, ये एक्स प्लस सी। तो यहाँ से तो पी निकालना पॉसिबल तो है, टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस सी है, उधर रख दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, बट स्टिल आप पैरामीट्रिक में अगर देना चाहते हो तो पैरामीट्रिक में भी दे सकते हो, और पी का वैल्यू अगर निकालना चाहते हो टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस सी, एक्स सी उधर चला गया, टेन इनवर्स ले लिए तो उधर रख दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस सी, और टेन ऑफ टेन इनवर्स कितना आ जाएगा, एक्स माइनस सी ही आ जाएगा। तो यहाँ पे एक और एक्स माइनस सी आ जाएगा। इनवर्स का प्रॉपर्टी आता है ना, कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस सी। और अभी अगर इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो ट्राइंगल वाला तरीका जो होता है, बचपन में आपको मास्टर सिखाया होगा 12 में, ये एक्स माइनस सी, ये 1, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस सी होल स्क्वायर। तो टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में अगर ले जाएंगे तो ये 1 अपॉन दिस आ जाएगा। आंसर विल बी एक्स माइनस सी इंटू टेन ऑफ एक्स माइनस सी, सॉरी टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस सी प्लस लॉग ऑफ कॉस ऑफ दिस विल बी 1 अपॉन दिस। तो 1 अपॉन दिस को अगर ब्रेक कर देंगे तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर, यही आ जाएगा सॉल्यूशन। या फिर पैरामीट्रिक देना चाहते हो तो पैरामीट्रिक भी दे सकते हो, बट एज यहाँ पे सॉल्वेबल पॉसिबल है, पी को एलिमिनेट करना पॉसिबल है, तो आप पैरामीट्रिक मत दीजिएगा, बेटर है कि आप इसी फॉर्मेट में दीजिएगा। और अगर आप पैरामीट्रिक देना चाहते हो तो भी दे सकते हो, खास कोई ऐसा दिक्कत वाली बात यहाँ पे कुछ है नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्त, क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। ये वाला अगर बात करें तो ये वाला क्या होगा, पी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3p स्क्वायर डी पी बाई, अच्छा, पहले तो y निकालना पड़ेगा ना,
यहाँ पे तो y निकाला हुआ नहीं है, आदत हो गया ना, सारे क्वेश्चन में y दिया हुआ था ऑलरेडी, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ पे तो y डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है ना, पहले तो y निकालना पड़ेगा ना यहाँ से, इस क्वेश्चन में भी पहले y निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी पहले y निकालना पड़ेगा, यहाँ पे भी पहले y निकालना पड़ेगा। जहाँ जहाँ पे पहले, तो पहला काम आपका क्या है, y एज ए फंक्शन ऑफ x, p एक्सप्रेस करना, देन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना। ठीक है, तो y यहाँ से निकालने के लिए ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड लॉग ऑपरेट करेंगे विद बेस कितना e, लॉगरिथम तो पता ही होगा आपको, क्लियर है क्या। तो अभी अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये p आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/pq प्लस p इनटू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3p² प्लस dp बाई 3p² इंटू dp बाई dx प्लस dp बाई dx। सही है, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा यार, ठीक है ना। dp बाई dx का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, dp बाई dx 3p² प्लस 1, ये उस तरफ जाएगा, 3p² प्लस 1 नीचे आएगा, तो ये p² इंटू p² प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3p² प्लस 1। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व कर देंगे उधर तो ये आ जाएगा 3p² प्लस 1 डिवाइडेड बाई p² इंटू p² प्लस 1 और इज इक्वल टू dx, है ना। अभी बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिएगा, सॉल्व कर दीजिए। अभी ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करता है, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक को, वो अगर आपको पता है तो आप सॉल्व कर पाएंगे, अगर आपको नहीं पता तो मैं कुछ नहीं जानता, अब सॉल्व करो, क्योंकि एक स्पेशल टाइप होता है, इस टाइप में कैसे इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो सॉल्व कर दीजिए, है ना, x² से ऊपर p² से ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे, सही बात है, क्लियर है, एंड देन अकॉर्डिंगली अपन सॉल्व करेंगे, क्लियर है। पहले यहाँ से आप मतलब p² से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे, 3 प्लस 1/p² आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1/p² आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे p² प्लस 1 आ गया, है ना। फिर आप इसी p² प्लस 1 को आप एक काम कर सकते हो, मतलब आप वो फॉर्मेट बनाओगे यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर या फिर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो उसके थ्रू ये इजीली हो जाएगा, है ना। तो चलिए कर दिया यार, ठीक है, यूनिट 1 यहीं पे हमारा समाप्त होता है ना। जो भी होमवर्क दिया गया अच्छे से पढ़ लीजिएगा पहले, फिर होमवर्क कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, जो भी डाउट है कमेंट में पूछ लेना या तो क्लास में पूछ लेना, कैसे भी करके पूछ लेना, बट मेहनत कर लेना, प्रैक्टिस नहीं करोगे ये सब तो काम नहीं होगा। एक टीचर का जॉब यहाँ तक ही होता है, उसके बाद सारे के सारे स्टूडेंट का काम आता है, बीच में सैंडविच वाला पार्ट, एंड देन आखिरी में वापस टीचर का रोल आता है कि जो भी आपका डाउट्स है वो ईमानदारी से क्लियर करके देना, ठीक है। तो उसी मैथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए अपन पढ़ाते, आपके क्लास में नहीं हर क्लास में ऐसे ही पढ़ाते अपन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, जो भी डाउट्स हैं अकॉर्डिंगली पूछ लीजिएगा, पहले तो होमवर्क कर लेना, बाकायदा सब कुछ कंप्लीट कर लेना एंड देन पूछ लीजिएगा, क्लियर है। तो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा, प्रॉपरली पढ़ते रहिएगा और जो भी काम है करते जाना, है ना। और सिलेबस अभी यूनिट 1 जो सबसे बड़ा वाला यूनिट है वो निपट चुका है, तो अभी थोड़ा सा स्पीड में सिलेबस आगे बढ़ता जाएगा, क्लियर है। तो चलो आज के लिए यहाँ तक समाप्त करते हैं, अलविदा।